नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के बाद अब झारखंड और महाराष्ट्र में चुनावी हलचल तेज हो गई है। आज महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने अपने 2 सालों का रिपोर्ट कार्ड जो है वो पेश कर दिया है और इसके साथ ही महाविकास आघाड़ी पर कई आरोप भी लगाए हैं। लेकिन कांग्रेस की तरफ से फौरन ही उन आरोपों का जवाब भी दे दिया गया। क्या कहा है कांग्रेस नेताओं ने, यह आपको बाद में बताऊंगा, मगर उससे पहले आज जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला ने दूसरी बार सीएम पद की शपथ ली है। सुनिए जरा। To swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as Chief Minister for the Union Territory of Jammu and Kashmir, and that I will do right to all manner of people in accordance to the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Umar Abdullah, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly. तो सुन रहे थे आप उमर अब्दुल्ला, ओथ सेरेमनी, ओथ लेते हुए उमर अब्दुल्ला 10 साल बाद हुए चुनाव में, जम्मू कश्मीर के चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन को सफलता मिली है और यहीं पर बीजेपी की बड़ी हार मिली है, बड़ी हार हुई है बीजेपी की। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम करेंगे, तो इसमें भी उनकी खिसियाहट साफ महसूस की जा सकती है, क्योंकि मोदी का इरादा तो जम्मू कश्मीर पर राज करने का था, जो इंडिया गठबंधन के कारण पूरा नहीं हो सका। आज उमर अब्दुल्ला के शपथ ग्रहण समारोह में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव, आम आदमी पार्टी की तरफ से संजय सिंह, एनसीपी शरद पवार गुट की तरफ से सुप्रिया सुले और सीपीआई महासचिव डी राजा, महबूबा मुफ्ती जैसे तमाम नेता मौजूद रहे। यानी कह सकते हैं कि एक तरह से इंडिया गठबंधन ने आज श्रीनगर में अपना दम दिखा दिया। आइए जरा सुनते हैं इसी मौके पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ कहा है, वो सुन लीजिए। के बाद ये सरकार बनी, देखिए, उनको मुबारकबाद देने के लिए यहाँ आया हूँ। हमारे को बड़ी खुशी हो गई, हमारी अलायंस पार्टनर के नेता ने आज चीफ मिनिस्टर बना। बहुत दिन के बाद डेमोक्रेसी यहाँ एस्टैब्लिश हुई है और इस डेमोक्रेसी को जिंदा रखने के लिए और संविधान के तहत सरकार चलाने के लिए ये एक मौका मिला है। हम जरूर इसको स्टेटहुड दिला के रहेंगे। तो एक मौका मिला है और हम जरूर इसको स्टेटहुड यानी पूर्ण राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को दिलाकर रहेंगे, ये कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। और एक बहुत ही शानदार मौका है और इस मौके पर अपनी बात रखते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे, हालांकि कांग्रेस के सरकार में शामिल न होने को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि इस सरकार में अभी तक कांग्रेस शामिल नहीं हुई है। कांग्रेस की तरफ से साफ साफ कहा गया है कि जब तक पूरा का पूरा यानी पूर्ण राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को हम नहीं दिलवा देते, तब तक हम सरकार में शामिल नहीं होंगे, कैबिनेट में शामिल नहीं होंगे। जिनका जवाब आने में अभी वक्त कांग्रेस आने वाले वक्त में कांग्रेस देगी कि क्या कुछ हो रहा है। लेकिन इधर हरियाणा में बीजेपी के लिए जो हालात बने हैं दोस्तों, जी हां, जम्मू कश्मीर से इतर हरियाणा में बीजेपी के लिए जो हालात बने हैं उसमें उसका जवाब देना मुश्किल हो रहा है। नायब सिंह सैनी आज विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं, कल उनका शपथ ग्रहण समारोह है और इस बीच अनिल विज, जी हां, जो आप जानते हैं अनिल विज गृह मंत्री रह चुके हैं पिछली सरकार में, अनिल विज ने कह दिया है कि अगर पार्टी उन्हें चौकीदार बनने के लिए भी कहे तो वे बन जाएंगे। अब विज साहब से पूछा जाए कि अगर ऐसा ही था कि पार्टी जो कहेगी वही करना है, तो इससे पहले खुद के वरिष्ठ होने और सीएम पद की दावेदारी ठोकने का क्या अर्थ था? क्यों आखिर कह रहे थे कि चुनाव के बाद कि हम सीएम हाउस में मिलेंगे, आपको वहीं इंटरव्यू देंगे? खैर, बीजेपी के भीतर की बातें अनिल विज ही जाने और अमित शाह जाने, लेकिन बाहर भी मामला बिगड़ा हुआ है दोस्तों। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा की 20 सीटों पर फिर से चुनाव कराने की मांग की गई है। सही सुन रहे हैं आप, सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा में जो अभी चुनाव हुए हैं उनमें से 20 सीटों पर फिर से 20 सीट्स फिर से चुनाव करवाने की मांग सुप्रीम कोर्ट में की गई है। इसकी याचिका दायर की गई है क्योंकि ईवीएम में गड़बड़ी का शक है। विकास बंसल और प्रिया मिश्रा की तरफ से यह याचिका जो है उसको अधिवक्ता यानी एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा ने दाखिल की है। इसमें ईवीएम की चार्जिंग
99% का मामला चार्जिंग का और मतदान के आंकड़ों में उलटफेर जैसी बातों का हवाला और कांग्रेस की शिकायतों को आधार बनाया गया है। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाता है यह अलग मुद्दा है, लेकिन इतना तय है कि हरियाणा के नतीजे आसानी से गले नहीं उतर रहे और बीजेपी के साथ साथ चुनाव आयोग के खिलाफ संदेह का माहौल बना हुआ है। वहीं अब बीजेपी महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी को नीचा दिखाने में लगी हुई है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जो बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने एकनाथ शिंदे को सीएम का चेहरा भी बता दिया। लेकिन इस बीच कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा है और गुजरात लॉबी को लेकर कुछ गंभीर बातें कही हैं। सुनिए जरा, नाना पटोले कांग्रेस पार्टी के मुखिया हैं महाराष्ट्र में, क्या कह रहे हैं नाना पटोले, उनको सुनिए। वो रिपोर्ट कार्ड नहीं है, सरकार ने महाराष्ट्र के जो महायुति की सरकार है वो रिपोर्ट कार्ड जारी करना था। जिस तरह से महाराष्ट्र को कलंकित करने का पाप महाराष्ट्र की जो सरकार ने, जो महायुति की सरकार थी एकनाथ शिंदे और फडणवीस ने, उन लोगों ने जो किया है पाप, वो पापों का ये प्रायश्चित आज इन लोगों ने करना था। लेकिन महाराष्ट्र की जनता से झूठ बोलकर अपना झूठा मोटा रिपोर्ट कार्ड आज सरकार ने जाहिर करा है, वो गलत है। महाराष्ट्र को गुजरात को बेचने का काम इन लोगों ने किया है। तो सुन रहे थे आप यहां नाना पटोले को। वहीं विजय वडेट्टीवार, जी हां, विजय वडेट्टीवार ने सीधे महाराष्ट्र की अस्मिता पर ही सवाल उठा दिया। क्या कुछ कहा है ये भी सुन लीजिए, उनकी बात भी सुनते हैं। विजय वडेट्टीवार इसी मसले पर, महाराष्ट्र की अस्मिता पर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। महाराष्ट्र में आपको पता नहीं कि पूरे देश में ग्रेट ब्रिटेन जैसा गुजरात की, ग्रेट ब्रिटेन यानी हर राज्य से लूटो और गुजरात में सब जमा करो। तो महाराष्ट्र को इसी तरह से लूटने का काम हो रहा है और सब कुछ 80% कॉन्ट्रैक्टर ये गुजरात से ना मुंबई में महाराष्ट्र में काम कर रहे, 80%। तो महाराष्ट्र की मराठी लोगों को इससे बड़ा दुख हुआ। महाराष्ट्र मराठी आदमी हो या महाराष्ट्रियन बोलता हो, तो उनको बड़ा इस सरकार के टेंडर बांटने से, काम बांटने से, क्या इनको महाराष्ट्र का कोई भी आदमी लायबल नहीं दिखता है? 80% नाम के साथ में, यादी के साथ में हम चुनाव में दिखाएंगे। जो भी काम आता है वो उनको जाता है, जमीन उनको ही जाती है, लैंड का आवंटन भी 2.5 लाख करोड़ का उनको ही गया है। अभी जो टेंडर निकले थे 2 लाख करोड़ से ज्यादा उनको ही दिया है। तो महाराष्ट्र में महाराष्ट्र के लोग क्या करेंगे? गुजरात के पीछे घूमेंगे या गुजरात के गुलाम करके जिएंगे? ये बड़ी अस्मिता की बात करते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। महाराष्ट्र के धर्म को, महाराष्ट्र के अस्मिता को, स्वाभिमान को इन्होंने बेच के खाया है और गुजरात के चरणों में अर्पण किया है। तो गुजरात लॉबी महाराष्ट्र की अस्मिता और उसको कैसे बेचकर खाया है, ये सारी बातें यहां विजय वडेट्टीवार कह रहे हैं। तो एक तरफ कांग्रेस नेता दनादन आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर, शिवसेना उद्धव गुट भी तेजी से काम कर रहा है और शरद पवार ने भी दहाड़ लगाई है कि उनकी उम्र पर मत जाइए, अभी 86 साल का हूं, 90 साल में भी उतनी दमखम के साथ काम करूंगा, यानी उनमें बहुत दम है। महाविकास अघाड़ी सीट बंटवारे पर काम कर रहा है और आज कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों के चयन के लिए बैठक भी की है। अभी ऐसी और बैठकें होंगी और फिर पता चलेगा कि मैदान में कौन उतरेगा और कौन नहीं उतरेगा। लेकिन फिलहाल बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि इन चुनावों में मैदान में हावी कौन रहेगा। उधर कल जब से प्रियंका गांधी को वायनाड से कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है, तब से वायनाड में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह का आलम है। लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी नेता आपत्तिजनक बयानबाजी कर रहे हैं। आइए जरा देखिए इस ट्वीट को, क्या कुछ हो रहा है। इस ट्वीट के जरिए आप समझ सकते हैं उत्तर प्रदेश में जब से इधर बीजेपी कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट के रूप में वायनाड से प्रियंका गांधी को मैदान में उतारा, तब से इधर उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है। दिनेश प्रताप सिंह, जानते हैं आप, मंत्री हैं दिनेश सिंह साहब, लिख रहे हैं अंततः लड़की लड़ नहीं पाई और भाग ही गई, वहां जहां लड़ना न पड़े, बूढ़ी जो हो गई। ये बात लिख रहे हैं दिनेश जी। और अजय राय जो कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो क्या कह रहे हैं। ये यूपी सरकार में मंत्री और बुरी तरह सांसदी का चुनाव हारे हुए भाजपा नेता दिनेश सिंह हैं।
महिलाओं के बारे में इनकी भाषा और ख्याल देखिए। महिलाएं चुनाव लड़ने के लिए जब उतरती हैं तो उन्हें सैकड़ों ऐसे बदमाश किस्म के लोगों की घटिया भाषा सुननी पड़ती है। ऐसे लोग भाजपा सरकार में मंत्री बने बैठे हैं, इसीलिए महिला सुरक्षा का प्रदेश में बुरा हाल है। ये बात अजय राय लिख रहे हैं। तो दोस्तों, आज इसी पर चर्चा करेंगे कि क्या 2 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश करने वाली महायुति महाराष्ट्र में अगले 5 साल की सरकार का दावा ठोक पाएगी, और यह भी समझेंगे कि क्या हरियाणा में संदेह में घिरी बीजेपी 5 साल की सरकार चला पाएगी। और इन सब के बीच जो आगे चुनाव हैं महाराष्ट्र और झारखंड में, इन चुनावों की रणनीति और गतिविधि क्या है। और इन सब के बीच सबसे बड़ी चीज, मिल्कीपुर में आखिर चुनाव नहीं करवाने के पीछे का कारण क्या है। अयोध्या, मिल्कीपुर, और वहां पर कल चुनाव आयोग ने यह कहा था कि चूंकि वहां पर एक केस चुनाव को लेकर लगाया गया है, इसलिए हमने घोषणा नहीं की चुनाव की। लेकिन आज वो केस जो दायर किया गया था उसे वापस ले लिया गया है। क्या चुनाव आयोग इतनी हिम्मत दिखाएगा कि मिल्कीपुर में चुनाव की घोषणा कर दे इन्हीं चुनावों के साथ साथ? यह भी एक बड़ा सवाल है। दूसरी बात महत्वपूर्ण, 13 नवंबर को जब पहले फेज का चुनाव झारखंड में होगा, उसी वक्त उधर वायनाड में भी चुनाव है। और उससे पहले वायनाड में जगह जगह प्रियंका गांधी को लेकर बैनर पोस्टर्स लग चुके हैं। वायनाड से लेकर उधर जम्मू कश्मीर में थोड़ा घटनाक्रम को और आगे बढ़ाते हैं। जो कुछ हुआ है उसकी कुछ तस्वीरें और ले आइए। और बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें इसलिए क्योंकि 10 साल बाद फिर से वहां चुनी हुई सरकार है और ये कामकाज कर रहे हैं उमर अब्दुल्ला। उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने अपना कामकाज संभाल लिया है, कैबिनेट की बैठक भी आज कर ली। और इसके साथ साथ एक लंबा वक्त जो गुजरा, जो सियासी तौर पर देखा जाए लोकतंत्र के हिसाब से यहाँ चुनी हुई सरकार होनी चाहिए थी, चुनी हुई। ये देखिए, ये तमाम मंत्रिमंडल की बैठक चल रही है। चुनी हुई सरकार आगे क्या फैसले लेगी, इन सब पर निगाहें सबकी टिकी होंगी। लेकिन उसके साथ साथ निगाहें इस पर भी टिकी हुई हैं कि क्या दिल्ली की तरह ही वहां होगा कि एलजी बनाम मुख्यमंत्री जो बातें होती रही हैं वही वहां भी होंगी। क्या मनोज सिन्हा और उमर अब्दुल्ला में आने वाले दिनों में टकराव देखेंगे, या इधर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो कहा कि पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाना हमारी पहली प्राथमिकता है, उसको देखेंगे। उधर महबूबा मुफ्ती भी आज उसी कार्यक्रम में मौजूद थी और उन्होंने भी समर्थन दे दिया है इस सरकार को। तो इस तरह से एक बहुत ही मजबूत सरकार यहां दिखाई देती है। लेकिन इस मजबूती का आधार चुनाव में जीत कर आई हुई सीटें तो हैं, लेकिन दूसरी तरफ केंद्र से बैठाए हुए जो एलजी हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर, वो कितनी मजबूती इस सरकार को दे पाते हैं। क्या सरकार ने या कहें एनसी, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, कांग्रेस पार्टी ने जो वादे किए थे, चुनावी वादे, उन वादों को पूरा करने में अब केंद्र की सरकार और इसका जो नुमाइंदे इनके हैं वहां एलजी बैठाए हुए, वो उसमें मदद करेंगे? इन सारे सवालों के साथ साथ सवाल यह भी है कि आने वाले चुनावों में क्या फिर से ईवीएम का मुद्दा उठेगा? जो 20 चुनाव फिर से करवाने की बात, 20 सीटों पर चुनाव की बात जो है वो पहुंच चुकी है वहां सुप्रीम कोर्ट में। इन सब पर निगाहें हैं और आप देखिए मल्टी डायमेंशनल बहुत अलग अलग खबरें। इन खबरों के साथ हम इस चर्चा को अब आगे बढ़ाते हैं। देश की सियासत में कैसे नया मोड़ है, इसको समझेंगे। इंडिया का दम और बीजेपी कैसे बेदम है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि यहां बीजेपी तो सत्ता पर काबिज है, हरियाणा में कल सरकार बनाने जा रही है, उसके बाद बेदम कैसे कह रहे हैं। आइए आपको बताता हूं कैसे बेदम है। इन सब की परत खोलते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे पहले आपका परिचय करवाता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस वक्त 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। शकील अख्तर जी हैं, प्रेम कुमार जी हैं, अमलेंदु उपाध्याय जी हैं और हेमंत कुमार जी हैं। आप चारों का स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। शकील जी, जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक गहमा गहमी का आलम, दिल्ली में मीटिंग पे मीटिंग। पहले दिल्ली की बात कर लें, जम्मू कश्मीर की बहुत सारी बातें हो गई। दिल्ली में क्या चल रहा है, कांग्रेस मुख्यालय में क्या कुछ चल रहा है, दूसरे मुख्यालयों में क्या कुछ चल रहा है, आपसे बेहतर और कौन बताएगा। और यहां से क्या तैयारियां चल रही हैं महाराष्ट्र के लिए और झारखंड के लिए। और इस बीच 20 सीटों पर फिर से चुनाव करवाने के लिए जो याचिका दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें कितना दम दिखाई देता है। शकील जी, देखिए, दिल्ली में तो कांग्रेस महाराष्ट्र और झारखंड के लिए पूरी तैयारियां कर रही है और महाराष्ट्र और झारखंड उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये इस साल के आखिरी चुनाव हैं
और उसके बाद अगले साल उसे दिल्ली और बिहार के चुनाव में जाना है। ये दिल्ली और बिहार के चुनाव ऐसे हैं जो 2014 में जब मोदी सरकार आई थी और जिस वक्त वो सबसे ज्यादा ताकतवर थी, उसके बाद बिहार और दिल्ली में वो अपनी सरकार नहीं बना पाए थे मोदी जी। तो वहां पे अब जब इंडिया गठबंधन इतना मजबूत हो गया है तो उसके लिए ये बड़ा अहम है कि वो महाराष्ट्र और झारखंड में अच्छा प्रदर्शन करे और फिर अगले साल की तैयारी करे। इसीलिए आज आपने देखा कि इंडिया गठबंधन को ताकत देने के लिए राहुल गांधी, प्रियंका, खड़गे जी सब श्रीनगर पहुंचे थे और वहां पे उन्होंने सरकार में शामिल नहीं है लेकिन उमर अब्दुल्ला को अपना पूरा समर्थन उन्होंने दिया है और ये बहुत जरूरी था, क्योंकि वहां पे जो सरकार बनी है ये इंडिया गठबंधन की सरकार बनी है और इस इंडिया गठबंधन की सरकार में बाकी निर्दलीय, महबूबा मुफ्ती और सारे लोग शामिल हैं। और ये जो सरकार है वहां पे है तो अभी आधी अधूरी, क्योंकि स्टेटहुड नहीं है, पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है और ये जो है। जी शकील जी डिस्कनेक्ट हो गए हैं, जैसे जुड़ते हैं हम उन तक आते हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है जो बातें यहाँ कह रहे हैं शकील जी, उसमें आप देखिए तस्वीरों में देखिए आप उमर अब्दुल्ला से के इस ओथ सेरेमनी में तमाम इंडिया दल के नेता मौजूद रहे, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव और उनके अलावा उधर महबूबा मुफ्ती, इनके अलावा आप सीपीआई के नेता डी राजा को आपने देखा, संजय सिंह को देखा, सुप्रिया सुले को देख रहे हैं आप, ये तमाम नेता यहाँ मौजूद हैं और बीजेपी के भी कई नेता इस कार्यक्रम में मौजूद थे। बीजेपी जम्मू कश्मीर की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन एक सबसे बड़ी बात कि सुरेंद्र चौधरी को यहां पर डिप्टी सीएम बनाया गया है। ये वही चौधरी साहब हैं जिन्होंने बीजेपी के कद्दावर नेता, बीजेपी के जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना को हराया है नौशेरा से, उनको डिप्टी सीएम बनाया गया है। तो ये जम्मू कश्मीर की बात, लेकिन जब दिल्ली की बात हम करते हैं और दिल्ली में जो कुछ चल रहा है, जो हलचल चल रही है, वो हलचल क्या जम्मू कश्मीर और हरियाणा की तरफ उल्टी दिशा में है या आगे आने वाले चुनाव की दिशा में है, इसकी चर्चा हम कर रहे हैं। और इस बीच ये उमर अब्दुल्ला का ये ट्वीट देखिए जिसमें लिख रहे हैं, जो ऑफिस में हैं वो उन्होंने ऑफिस संभाल लिया है और लिख रहे हैं आई एम बैक, मैं वापस आ गया हूं, आई एम बैक। ये बात यहां कह रहे हैं उमर अब्दुल्ला और ये आप ट्वीट देख रहे हैं उमर अब्दुल्ला का। जरा आना चाहता हूं जल्दी से प्रेम कुमार जी आपके पास। प्रेम कुमार जी, घटनाक्रम में तेजी से बदलाव, शकील जी आ गए, चलिए शकील जी अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज। हाँ, तो हम कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर में ये चुनाव है और उसके जो नतीजे हैं वो कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लिए बहुत ही हिम्मत देने वाले हैं, क्योंकि वहां पे मोदी जी ने जिस तरह चुनाव लड़ा था वो ये बता रहे थे कि चाहे कुछ हो जाए मैं यहां सरकार बनाने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन जनता ने उसको पूरी तरह नकार दिया। इसीलिए आज 3 बड़े नेता और सबसे बड़े नेता वहां पे कांग्रेस के पहुंचे थे और आपने देखा कि इंडिया गठबंधन के सारे नेता, हर पार्टी के जो भी इंडिया गठबंधन से जुड़े हुए सब वहां पहुंचे। और जो एक सबसे खास बात रही कि जो 2 पूर्व मुख्यमंत्री हैं वहां, दोनों वहां मौजूद थे, फारूक अब्दुल्ला और महबूबा, लेकिन तीसरे पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं गुलाम नबी आजाद, वो कहीं नहीं दिखे। गुलाम नबी आजाद जो है आज मुंह छुपाए घूम रहे हैं। विश्वासघात करने के ये परिणाम होंगे उन्होंने कभी सोचा नहीं था। जिन नरेंद्र मोदी के साथ वो गए थे उन मोदी जी ने उमर अब्दुल्ला को बधाई दी, राजनाथ सिंह ने बधाई दी, उमर अब्दुल्ला ने उन्हें धन्यवाद दिया, लेकिन न तो गुलाम नबी आजाद उन्हें बधाई देने की हिम्मत जुटा पाए और न समारोह में पहुंचने की। ये एक बड़ा संदेश है कि चाहे कोई भी हो, अगर वो अपनी पार्टी से विश्वासघात करता है और दूसरों के साथ जाता है तो वहां भी उससे कोई पूछता नहीं है। 3-4 साल के अंदर, ज्यादा समय नहीं हुआ, और गुलाम नबी आजाद जैसे बड़े नेता खत्म हो गए। महाराष्ट्र की हम बात कर रहे थे, महाराष्ट्र में भी आप देखिएगा कि यही होगा। वहां भी कांग्रेस छोड़कर जाने वाले बहुत सारे नेता हैं। वहां पे जो है अशोक चौहान चले गए, संजय निरुपम चले गए, और ये जो हैं और तो रहे नहीं, कृपाशंकर सिंह तो वहां से गुजरात, उत्तर प्रदेश चले गए हैं, तो मिलिंद देवड़ा हैं। तो ये सारे जो हैं
अब देखना होगा कि इनकी वहां क्या स्थिति रहती है, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर अगर आप देखेंगे कि लोकसभा में महाविकास अघाड़ी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था जी। और इसीलिए जो है इस बार विधानसभा में उससे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। वहां पे लोकसभा के चुनाव में बीजेपी सिर्फ 9 सीटों पर जीत पाई थी, 48 में से 9 में, जबकि 2019 के चुनाव में बीजेपी को 23 सीटें मिली थी, मतलब 23 से वो 9 पे आ गई। बिल्कुल। और 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस जो है वो 13 सबसे ज्यादा सीटें, उद्धव ठाकरे को 9, और जो उद्धव ठाकरे के मुकाबले में एकनाथ शिंदे की पार्टी ये टूट के बने वो खाली 7। इसी तरह शरद पवार 8 और उनसे टूट के अजीत पवार गए 1। मतलब महाविकास अघाड़ी का जो मूल गुट है वो सब मजबूत है और जो इससे टूट के गए वो सब कमजोर है। इसीलिए जो है वहां पे कांग्रेस, उद्धव ठाकरे, शरद पवार इस टाइम जो है वो आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। और आज जैसा कि आपने बताया कि वहां पे महाविकास अघाड़ी की सीट शेयरिंग की बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग हो गई है और जो खबर मिली है उसमें काफी सीटों पर ये तय हो गया है कि हाँ कौन कहां से लड़ेगा। करीब 224-25 सीटें बता रहे हैं जहां पे बात कर ली गई है अभी तक, और 64 एक करीब की सीटें बची हुई हैं। तो ये एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट है। इसी तरह वहां पे भी करीब करीब तय हो गया है झारखंड में भी कि कौन कितनी सीटों पे लड़ेगा। वहां पे जो गठबंधन है उसमें इस बार एक नया दल शामिल हो रहा है, CPI-ML, जिसने बिहार के चुनाव में भी अच्छा प्रदर्शन किया था, और बाकी 3 वही हैं, कांग्रेस है, झारखंड मुक्ति मोर्चा है और RJD है। तो सबकी सीटें भी 2-1 कम 2-1 ज्यादा उतनी ही है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, सब करीब करीब उतनी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। और वहां पे भी एक अच्छी लड़ाई होगी, क्योंकि ये जो 2 राज्य हैं और ये 4 राज्य भी आप जोड़ लो तो वही राज्य एक ऐसा है कि जहां पे इंडिया गठबंधन के पास अपनी सरकार बचाने की चुनौती है, और उस चुनौती का मुकाबला करना थोड़ा हमेशा मुश्किल होता है अपनी सरकार बचाने का। जैसे महाराष्ट्र में महायुति के लिए मुश्किल होगा, ऐसे यहां पे भी इनको कड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। देखते हैं यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा जो सबसे बड़ी पार्टी है वो किस तरह से प्रदर्शन कर पाती है, किस तरह से काम कर पाती है। उसने कोशिशें तो बहुत की हैं, जो महिला सम्मान निधि है वो उसने जस्ट डबल कर दी है वहां पे, और दूसरे काम जो हैं वो भी बड़ी तेजी के साथ वहां पे हो रहे हैं। सहानुभूति लहर जो है वो एक हेमंत सोरेन के पक्ष में चल रही है उनकी गिरफ्तारी की वजह से। तो ये सब चीजें एक अच्छी चीज है। और सहानुभूति लहर का हमने जिक्र किया तो ये भी बता दें कि सहानुभूति लहर जो है महाराष्ट्र में भी उद्धव ठाकरे के पक्ष में बहुत जोरदार चल रही है। महाराष्ट्र के लोग ये मानते हैं कि उद्धव सरकार अच्छी चला रहे थे और उन्हें गलत तरीके से हटाया गया। तो ये सहानुभूति लहर जो है महाराष्ट्र में भी है। तो देखिए अब क्या होता है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, महाराष्ट्र में भी सहानुभूति की लहर है और लहर जो है उधर झारखंड में भी है। और इन सब के बीच क्योंकि महाराष्ट्र में छीनकर सरकार पर काबिज हुई महायुति यानी बीजेपी के नेतृत्व में ये सब कुछ हुआ था। आपको याद होगा एकनाथ शिंदे को अलग किया गया उद्धव ठाकरे से और उसके बाद सरकार बनी, और उसी सरकार में बाद में शामिल हुए अजीत पवार। और अब अजीत पवार को जब भी आप देखिए, किसी भी मीटिंग में देखिए, उनका चेहरा बड़ा उतरा उतरा सा नजर आता है। इस पर हम और आगे विश्लेषण करेंगे। आने वाले 35 दिनों तक आप लगातार महाराष्ट्र और झारखंड की बातें सुनेंगे और कैसे ये चुनाव किस दिशा में जा रहा है उसको और नजदीक से माइक्रो लेवल पर सूक्ष्मता के साथ अगर कह सकते हैं तो वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हमारे तमाम रिपोर्टर्स, तमाम साथी अलग अलग जगहों पर आपको मिलेंगे और वहां से हम पहुंचाएंगे पल पल की रिपोर्ट। तो उसका इंतजार आप कीजिए। लेकिन इन सब के बीच जो इंडिया गठबंधन और उधर एनडीए कहें तो इन दोनों के बीच जो चल रहा है उसकी बात यहां रखना जरूरी है। कैसे देश की सियासत बदल रही है और नए मोड़ की तरफ बढ़ रही है, इसको समझना जरूरी है। और कैसे इंडिया गठबंधन, क्योंकि आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट दिन है इंडिया गठबंधन के लिहाज से। और सबसे बड़ी बात कि 6 साल तक, और ऐसे कहें देखें तो 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाने का मौका आया और बीजेपी चाहती थी कि किसी भी तरह सत्ता पर काबिज हो जाए और उसके लिए बहुत कुछ किया। 5 अलग से विधायक, 5 अलग से वहां पे
नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, उसके लिए भी गुंजाइश प्रावधान किया गया, लेकिन ये सब करने के बाद भी बीजेपी सत्ता पर काबिज नहीं हो पाई और वहां के लोगों ने 370 को हटाना, 35A को हटाना, इसको खारिज कर दिया और साफ साफ बीजेपी के खिलाफ और खासकर कश्मीर घाटी में तो बिल्कुल ही 0 बटा सन्नाटा वहां पर बीजेपी को मिला। तो क्या यहां से जो देश की सियासत में एक सबसे बड़ा मोड़ है वो है सीधे जो कश्मीर जिसको कहा जाता है जन्नत कहा जाता है, स्वर्ग कहा जाता है, वहां से, और वहां से अगर हम देश की सियासत को देखें तो क्या 370 का असर आपको महाराष्ट्र में दिखाई देगा? क्या 370 का असर आपको झारखंड में दिखाई देगा? या यह मुद्दा अब गौण है, नया मुद्दा है, लोकल मुद्दा है और उन मुद्दों पर कैसे चुनाव लड़ा जाएगा? क्या महाराष्ट्र की अस्मिता की बात जो कर रहे थे विजय वडेट्टीवार और नाना पटोले, उस अस्मिता के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा और उसमें जीत इंडिया गठबंधन की होगी, या जो अभी तक सरकार जैसे आगे बढ़ रही है उसी पर जनता मुहर लगाएगी? बहुत सारे सवाल हैं। प्रेम कुमार जी, आपके पास आना चाहता हूं और इन सवालों के साथ, इन बातों के साथ कैसे देखा जाए आने वाले समय के सियासत को और जो बीता है उस पर आपका थोड़ा सा, उस पर आपकी टिप्पणी। जी शुक्रिया राजीव जी, आप ही की बात से बात शुरू करते हैं कि देखिए, जो पार्टी अयोध्या और यूपी हार जाने के बाद जय श्री राम का नारा छोड़ देती है, वो पार्टी जम्मू कश्मीर हार जाने के बाद अनुच्छेद 370 और 35A का नाम कैसे लेगी? ये एक बड़ी बात है। और अनुच्छेद 370 और 35A के नाम पर उन्होंने चुनाव लड़ा, विकास का एक जो आभा मंडल क्रिएट किया था उसके नाम पर चुनाव लड़ा, सारी व्यवस्थाएं की कि कैसे चुनाव जीते जाएं। वो जो कहते हैं ना कि बीजेपी को माइक्रो मैनेजमेंट बहुत आता है, तो वो माइक्रो मैनेजमेंट सारा किया जम्मू कश्मीर में। छोटे छोटे इंडिपेंडेंट्स खड़े किए, छोटे दलों में तालमेल करवाए, जेल से रिहाई करवाई, 5 एक्स्ट्रा MLA पहले से तय कर लिए कि सरकार बनाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा त्रिशंकु जैसा सदन बन जाए तो खरीद फरोख्त भी कर लेंगे, इसकी भी पूरी तैयारी हुई। लेकिन जनता ने किसी लायक नहीं छोड़ा कि बीजेपी ऐसा कुछ कर सके। जम्मू कश्मीर का जनादेश दरअसल जनादेश लूटने वालों को करारा तमाचा है। जनादेश लूटने की कोशिश करने वालों को करारा तमाचा है। अब एक ऐसे समय में जबकि 2020 विधानसभा चुनाव में फिर से चुनाव कराने की मांग की जा रही है, EVM के मशीन में 99% तक रिचार्ज अवस्था में पाए जा रहे हैं, जिस पर खामोश है चुनाव आयोग। और ऐसी स्थिति में जबकि पूरे देश में ही हर संस्थानों को संदिग्ध बनाया गया है, उसमें स्वयं चुनाव आयोग भी है। अब चुनाव आयोग के माध्यम से मीडिया को भी संदिग्ध बना दिया गया है। मीडिया तो गोदी मीडिया और दूसरी मीडिया की बात तो हुआ करती थी, लेकिन मीडिया को संदिग्ध बनाने का सबसे बड़ा काम अब किया गया है। संदिग्ध निर्वाचन आयोग को तभी बना दिया गया था जब ये तय कर दिया कि नरेंद्र मोदी ही तय करेंगे बतौर प्रधानमंत्री कि कौन मुख्य चुनाव आयुक्त होगा, कौन आयुक्त होगा। उस समय से चुनाव आयोग भी संदिग्ध रहा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी संदिग्ध बना दिया गया। उनके घर में पहुंच करके नरेंद्र मोदी जी गणेश उत्सव मनाने लगे, जैसे देश में कोई जगह ही ना हो गणेश उत्सव मनाने की। तो आप देखेंगे ईडी को भी संदिग्ध बनाया गया, जबकि ईडी और वित्त मंत्री दोनों के खिलाफ एक्सटॉर्शन के मामले दर्ज करने का आदेश अदालत ने दिया। तो इस तरीके से पूरे एक ऐसा माहौल है कि जब सबको संदिग्ध बना करके लोकतंत्र के नाम पर बस एक लोकतंत्र नाम रह जाए और उस पर तानाशाही का हुक्म चलाया जाए, तो ऐसे समय में जम्मू कश्मीर से जो आवाज आई है जनता की, वो पूरे देश में मार्गदर्शन का काम करती है। आवाज तो हरियाणा से भी आई है और हरियाणा में बहुत सारे सवालों का जवाब
चुनाव आयोग को देना पड़ेगा। राजीव जी, मुख्य चुनाव आयुक्त ने जो बात कही कि 9:30 बजे से पहले तो जो भी आंकड़े दिखाए जाते हैं टेलीविजन चैनल पर वो फर्जी होते हैं। फर्जी इसलिए कि उस समय तक गिनती ही नहीं शुरू होती है, ऐसा उन्होंने कहा। गिनती की बात कही कि 8:30 बजे से शुरू होती है, 9:15 बजे से पहले तो आंकड़े आ ही नहीं सकते। लेकिन ये उन्होंने नहीं कहा कि ईवीएम की गिनती होती है या पोस्टल बैलेट की गिनती होती है, इसको क्लैरिफाई नहीं किया, संदिग्ध बनाए रखा ताकि जनता में भ्रम बने। इस बात को मैं थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहता हूं, क्योंकि मैं भी इसको, चाहे चुनाव की प्रक्रिया हो उसको भी मैंने नजदीक से देखा है, चाहे मीडिया में सर्वेक्षण का काम हो उसमें भी किसी न किसी रूप से भागीदारी रही है और स्क्रीन पर लाने में भी रही है। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, आंकड़ों के जरिए ही, बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं, आप कोई भी व्यक्ति चुनाव आयोग के वेबसाइट पर चला जाए, उसके वेबसाइट में हर कंस्टिट्यूएंसी से पोस्टल बैलेट की गिनती निकाल करके रख ले। मैंने रखा है इसलिए मैं बता रहा हूं, और रख ले और उसके बाद देखे कि जो उस नॉनसेंस मीडिया, सो कॉल्ड नॉनसेंस मीडिया जो नाम दिया है मुख्य चुनाव आयुक्त ने, उस नॉनसेंस मीडिया ने जो दिखाया था कि 74 सीटों पर कांग्रेस आगे है, वो बात सही है कि नहीं इसकी पुष्टि कर ले। 74 और एक सीपीएम जिस जगह से भिवानी से चुनाव लड़ रही थी, 75 सीटों पर पोस्टल बैलेट की गिनती में कांग्रेस आगे चल रही थी। ये कोई भी जाके किसी भी क्षण इसको चेक कर सकता है, और बीजेपी का आंकड़ा और उसके सहयोगी वगैरह सब लेके 15 बनता है। 75 और 15 का पूरी आंकड़ा अभी भी चुनाव आयोग के वेबसाइट पर दर्ज है। तो नॉनसेंस तो आकर के इस चुनाव आयोग के वेबसाइट में कैसे घुस गया? वो नॉनसेंस जो आंकड़ा दिखा रहा था, पोस्टल बैलेट की गिनती ही तो बता रहा था, वो पोस्टल बैलेट की गिनती के आंकड़े चुनाव आयोग की वेबसाइट में कैसे घुसे हुए हैं? नॉनसेंस कौन है? बस इससे और ज्यादा अभी नहीं बोलूंगा, चूंकि अभी और भी सारे विषयों पर बात करनी है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा एक और आंकड़ों पर मैं काम कर रहा हूं और उसमें एक जगह थोड़ी सी त्रुटि हो गई तो मुझे फिर से कैलकुलेट करना पड़ रहा है, लेकिन मोटे तौर पर यह आंकड़ा मैं बताता हूं, वो ये है कि चुनाव आयोग ने 67.9% वोटिंग जो डिक्लेयर की थी कि इतना अंतिम रूप से, और उसका मतलब जो 1,38,00,000 से कुछ ज्यादा वोट होते हैं, उतने वोट ईवीएम और पोस्टल बैलेट जोड़ करके भी नहीं है राजीव जी। ईवीएम में उतने वोट डले ही नहीं है। ईवीएम में जो वोट गिनती की गई है वो वोट उसकी एग्जैक्ट गिनती मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी भी लगभग 1,57,000 का फिगर था, उसमें थोड़ा मैं संशोधन जो होगा सो होगा। इतने वोट्स कहां गए, कहां चले गए? जमीन खा गई, आसमान निगल गया, ईवीएम खा गया, पचा गया। ये बात चुनाव आयोग को बताना पड़ेगा हरियाणा के संदर्भ में कि 1,57,00,000 से कुछ ज्यादा वोट गए तो कहां गए? आपने तो आंकड़े बताए थे, महिलाओं के आंकड़े, पुरुष के आंकड़े सब बताए थे। इसका मतलब वो ईवीएम का आंकड़ा था, पुष्ट आंकड़ा था, कोई गोलमोल आंकड़ा नहीं था। जब महिलाओं के, पुरुषों के, थर्ड जेंडर के सारे वोट्स जुड़ करके 67.90% वोट होते हैं, वो 1,38,00,000 से ज्यादा होते हैं, तो वो वोट उतने ईवीएम में क्यों नहीं है? 1,57,000 वोट गए तो कहां गए? ये बात बहुत बड़ी बात है जो मैं कह रहा हूं, उस पर और स्टडी होगी तो एग्जैक्ट फिगर हम बता देंगे। तो ये हरियाणा का चुनाव है। हरियाणा की चुनाव की से में भी जनता ने वही संदेश दिया है, ये मैं कहने के लिए इतनी बात कह रहा हूं, जो संदेश जम्मू कश्मीर की जनता ने दिया है। तो अभी इस राउंड में हम अपनी बात को यहीं पर रोकते हैं, हमारे और भी साथी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन एक बात तय है कि लोकतंत्र में जनता अब ऐसे हथकंडों से लड़ने का तरीका भी खोजने लगी है कि बेईमानी करोगे तो कितनी करोगे, हम इतनी व्यवस्था कर देंगे कि सरकार फिर भी नहीं बना सकोगे। उस दिशा में जनता जो है अब सोचने लगी है। जी
जी बिल्कुल, ये बहुत जो लास्ट के लाइन, लास्ट के सेंटेंस आप कह रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जनता अगर बम्पर फाड़ के इतना वोट कर दे कि आप कितनी भी बेईमानी कर लो फिर भी आप नहीं जीत पाओगे, तो ये एक पहलू है। दूसरा ये है कि जनता निराश होकर घर में ही बैठ जाए और वोट देने न जाए तो फिर क्या होगा। ये दोनों बातों को समझना होगा, ये वोटर्स का काम है। वोट आपके हमारे चुराए जा रहे हैं, वोट किसी पार्टी के नहीं चुराए जा रहे हैं, क्योंकि हम और आप जाकर वोट डाल रहे हैं। बेईमानी हमारे और आपके साथ हो रही है और इस बेईमानी को करवाने वाला कौन है, इसको यहां पर सामने लाने की जरूरत है। यह सबसे बड़ी बात है और इसमें सुप्रीम कोर्ट की अहम भूमिका हो जाती है। जब सुप्रीम कोर्ट में 20 सीटों पर पुनर्मतदान के लिए याचिका दाखिल की जाती है तब और भी महत्वपूर्ण है। बात हम हरियाणा की कर रहे हैं और हरियाणा की चर्चा अभी होना बाकी है क्योंकि कल 11 बजे दिन में नायब सिंह सैनी शपथ ले रहे हैं मुख्यमंत्री पद के लिए। लेकिन नायब सिंह सैनी को विधायक दल का नेता चुने जाने के लिए खुद गृह मंत्री को चंडीगढ़ पहुंचना पड़ा, पंचकुला पहुंचना पड़ा। कारण आप समझ सकते हैं, इस पर भी खूब हम चर्चा कर चुके हैं। जल्दी से आना चाहता हूं हेमंत जी आपके पास और जरा आपसे भी समझूं कि जो परिस्थितियां इधर हरियाणा और उधर जम्मू कश्मीर की हुई हैं और इन सब से इतर अब जो आगे की परिस्थितियां हैं उसमें भी झारखंड और महाराष्ट्र को लेकर अभी आप सुन रहे थे दो नेताओं की बातें, बहुत इंपॉर्टेंट बातें। और मराठी अस्मिता, मतलब साफ दिखाई दे रहा है कि महाराष्ट्र में इस बार चुनाव मराठी अस्मिता के नाम पर, छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर और वहां के विकास यानी डेवलपमेंट के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा। ये तो दिखाई देता है साफ साफ। कैसे देखेंगे आप महाराष्ट्र को और उससे पहले के हरियाणा और जम्मू कश्मीर को? राजीव जी धन्यवाद। जम्मू कश्मीर में जो आज कहिए कि जो फोटो फ्रेम दिखा वो निश्चित रूप से इंडिया अलायंस के लिए वो सुखद दिख रहा था कि जहां लगभग तमाम नेता वहां पहुंचे हुए थे उसमें। तो यह जो एकजुटता है, यह एकजुटता आगे आने वाले झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव में भी दिखनी चाहिए और वो इस रूप में कि आप ग्रास रूट लेवल पर कितना अपनी एकजुटता को लेकर के जाते हैं, खास करके झारखंड में जहां बहुत ही चालाकी से ध्रुवीकरण की बहुत साजिशें और कोशिशें हो रही हैं और उसमें जो सबसे माहिर हैं आज की तारीख में और जो दूत की तरह काम करते हैं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, तो उनको लेकर के जो वहाँ पूरा जो माहौल चल रहा है और उन्होंने जो ये चुनाव आयोग ने जब इलेक्शंस के डेट अनाउंस किए उसके पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उनके मुंह से जो निकल गया था तो उसने तो साबित कर दिया कि चुनाव आयोग और इनके बीच में इतनी अधिक दूरवी संधि है कि दोनों मिलजुल करके ही काम कर रहे हैं। जब उन्होंने कह दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके मुंह से निकल गया था कि ये कल चुनाव की घोषणा होने वाली है, तो चुनाव आयोग कल चुनाव की घोषणा करने वाला है और उनको कैसे पता चल गया था कि ये होने वाला है। तो ये जो चुनाव आयोग की भूमिका पर भी जो प्रेम जी जो कह रहे थे तो वो निश्चित रूप से एक बड़ा सवाल है और चुनाव आयोग वो पत्रकारों पर और मीडिया पर जितना सवाल खड़ा कर ले, लेकिन उनके ऊपर जो सवाल लगा हुआ है उन सवालों का जवाब वो आज तक नहीं दे रहे हैं, चाहे लोकसभा चुनाव के दौरान जो सवाल उठे थे या फिर हरियाणा को लेकर के जो सवाल उठ रहे हैं। महाराष्ट्र में जो स्थिति है उसमें साफ साफ है शिवाजी वाला जो मसला जो है वो मसला अभी बिल्कुल वो कारपेट के नीचे नहीं गया है। वो मसला एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा वहां पर चुनाव में बनने वाला है, ये तय है। और मुझे लगता है कि वहाँ जो स्थिति अजीत पवार की है, जो गठबंधन के लोगों की जो स्थिति है उसमें उस स्थिति में मुझे लगता है कि महायुति के लिए बहुत मुश्किलें सामने आने वाली हैं और वहाँ जो एलाइज है इंडिया के, वो एलाइज पार्टनर ने जो अभी तक जो एकजुटता दिखाई है उससे साफ साफ दिख रहा है कि वहाँ महायुति के लिए ये आगे लड़ाई बहुत ही आसान नहीं है। लेकिन एक चीज है कि जो बार बार जिसकी चेतावनी दी जा रही है, अभी कांग्रेस के नेता टी.एस. सिंहदेव का एक बयान में देख रहा था, वो कह रहे थे कि झारखंड और महाराष्ट्र में हमारी जीत तो तय है लेकिन हमें अति आत्मविश्वास से बचना चाहिए और हमें अपने एलायंस के साथ पुख्ता तैयारी के साथ चुनाव में जाना चाहिए और बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर हम लोग काम करना चाहिए। ये इसलिए मुझे लगता है कि जो आशंका वो जता रहे हैं
उसके पीछे वजह ये है कि हरियाणा के चुनाव ने ये दिखाया है कि बीजेपी ने कैसे बाजी वहां पर पलटी। बीजेपी ने बाजी पलटने में जो ईवीएम का जो कमाल है, जिस पर सवाल उठाए जा रहे हैं, वो तो सामने है ही, लेकिन वहां पर आरएसएस ने बहुत ही नीचे जाकर के और माइक्रो लेवल पर बहुत काम किया वहां, और ये काम आरएसएस महाराष्ट्र में भी बहुत कर रही है और झारखंड में भी कर रही है। ये इस पर गौर करना पड़ेगा। आपको नीचे के अपने पूरे पार्टी संगठन को, सभी एलाइज को मोबिलाइज करना पड़ेगा, बहुत अधिक एक्टिव करना पड़ेगा इसका मुकाबला करने के लिए। अभी क्योंकि मैं बिहार का एक उदाहरण देकर के आपको बताता हूं कि बिहार में गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकलने वाली है, उसको लेकर के जेडीयू की ओर से काफी आपत्ति जताई जा रही है, लेकिन उनकी आपत्ति को कोई नहीं सुन रहा है। दिलीप जायसवाल जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे पत्रकारों ने पूछा कि ये जो यात्रा है इसके बारे में आपकी राय क्या है, तो उन्होंने कहा कौन सी यात्रा, कैसी यात्रा, हम नहीं जानते हैं, पार्टी की कोई तो यात्रा है नहीं। घुमा फिरा करके फिर जब बहुत दबाव डाला गया उन पर, तो उन्होंने कहा कि वो तो बीजेपी सबका विकास और सबका साथ चाहती है और सबको आज़ादी है अपनी बात करने का। तो गिरिराज सिंह बिहार के जिन इलाकों में वो घूम करके, वो झारखंड से जुड़ा हुआ इलाका है, वो भागलपुर से शुरू करने जा रहे हैं, फिर उधर पूर्णिया होते हुए उधर अररिया और किशनगंज की ओर जाएंगे। तो कम्युनली कैसे चार्ज किया जाए पूरे माहौल को, ये कोशिशें ये लगातार चल रही है और इसमें अपने मंत्रियों को, अपने सांसदों को लगाया जा रहा है। तो ये काम, ये जो पूरा जो इनका जो मोडस ऑपरेंडाई है, खास करके आरएसएस को लेकर के जो काम ये लोग चुनाव जीतने के लिए ग्राउंड लेवल पर, बिल्कुल माइक्रो लेवल पर जो काम कर रहे हैं, वो बड़ी एक चुनौती है। और इससे इंडिया अलायंस को मुझे लगता है कि बहुत इस पर गंभीरता से इस पर विचार करना पड़ेगा। इसको देखना पड़ेगा कि कैसे आप नीचे तक चीज़ों को लेकर के जाते हैं और कैसे उनका मुकाबला करते हैं। ये एक बड़ी चुनौती इनके सामने है। और झारखंड और महाराष्ट्र, ये दो सूबे जीतना इंडिया अलायंस के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए जम्मू कश्मीर की जीत अपने आप में एक बड़ी जीत है। बीजेपी से वो कश्मीर का मुद्दा, बीजेपी से 370 का मुद्दा, बीजेपी से 35A का मुद्दा, ये तमाम, अब बीजेपी किसी चुनाव में कश्मीर पर बात नहीं करेगी, लेकिन बीजेपी अब हरियाणा पर बात करेगी चुनाव में कि हरियाणा ने कैसे हिंदुत्व की रक्षा की। ये चीजें पूरा फैलाई जा रही है आरएसएस और उनके कंट्रोल्ड मीडिया की ओर से कि हरियाणा जो है वो हिंदुत्व का नया चेहरा है और उसको लेकर के ये बातें की जा रही है। तो ये मुझे लगता है कि महाराष्ट्र और झारखंड की में जीत सुनिश्चित करना इंडिया अलायंस के लिए एक बड़ी चुनौती है। और इसको हासिल करना इसलिए बहुत मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल नहीं है कि अगर आप बहुत कंबाइंड होकर के अगर चुनाव लड़ते हैं तो मुझे लगता है कि वहाँ आप जीत हासिल कर सकते हैं दोनों राज्यों में। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों राज्यों में कंबाइंड यानी कि मिलजुल कर अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो दोनों राज्यों में आप जीत हासिल कर सकते हैं। ये बात हो रही है महाराष्ट्र और झारखंड की। महाराष्ट्र झारखंड के अलावा इधर जम्मू कश्मीर और हरियाणा में जो चुनाव हुए उन चुनावों के नतीजे सामने आ गए हैं। कल हरियाणा में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे नायब सिंह सैनी और जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधे मुंबई से धनंजय कुमार जी। धनंजय जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और अमलेंदु जी, सीधे आपके पास आना चाहता हूं पहले। और क्या कुछ कैसे आप देखते हैं हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र तक, और महाराष्ट्र में आप देखिए और झारखंड के लिए, दोनों जगहों के लिए इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे की खबर आ रही है। अभी शकील जी बता भी रहे थे। और आज एक उत्साह था, उत्साह का आलम यह था कि मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये तमाम नेता पहुंचे हुए थे श्रीनगर उमर अब्दुल्ला के शपथ ग्रहण में। तो क्या यहां से जोश के साथ अगले चुनाव में जाने की तैयारी दिखाई दे रही है? कैसे देखा जाए कांग्रेस पार्टी के लिहाज से, इंडिया गठबंधन के लिहाज से? बिल्कुल राजीव जी, इंडिया गठबंधन एकजुटता के साथ दोनों राज्यों में चुनाव लड़ने जा रहा है। और इस एकजुटता की बानगी आज जम्मू कश्मीर के शेर कश्मीर स्टेडियम है उसमें देखने को भी मिली कि जब एक सपने जो थे वो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव, संजय सिंह
डी राजा सब बैठे हुए दिखाई दिए, तो संदेश गया कि इंडिया गठबंधन एकजुट है। और वहां पहुंचकर जितने भी नेताओं के बयान आए, अखिलेश यादव से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे तक के, सबके बयान यही थे। वो यहाँ तक कि महबूबा मुफ्ती का भी, सबके बयान यही थे कि जम्मू कश्मीर के अवाम की जो जनादेश दिया है उसका सम्मान करने के लिए यहाँ सरकार बनना बहुत जरूरी था, और लोकतंत्र की बहाली और राज्य का हक ये मिलना बहुत जरूरी है। तो इंडिया गठबंधन ने अपनी एकजुटता का सबूत तो दे दिया राजीव जी श्रीनगर से आज, जबकि हमने देखा ही किस तरीके से अमित शाह को जाना पड़ा हरियाणा में, और हरियाणा में किस तरीके से उनको अपने जो भी उनके तरीके होते हैं वो तरीके अपनाकर जो वहाँ मुख्यमंत्री पद के दावेदार समझे जा रहे थे, राव इंद्रजीत सिंह और दूसरे दावेदार अनिल विज साहब थे, उनको मनाना पड़ा। या जो भी करते हैं अमित शाह, जो भी उनके बारे में चर्चाएं होती हैं कि वो कैसे मनाते हैं, वो सब उनको करना पड़ा। वरना अब तक 10 वर्षों में अमित शाह को कहीं भी नहीं जाना पड़ा था कि वो जाकर एक ऑब्जर्वर बनकर जाए। तो ये एक चीज देखने को मिली हरियाणा में राजीव जी। इसी तरीके से आज जब वो रिपोर्ट कार्ड जारी किया जा रहा था महाराष्ट्र में, और तीनों नेता मौजूद थे, बीच में एकनाथ शिंदे थे और दोनों तरफ उनके जो थे, एक तरफ देवेंद्र फडणवीस और दूसरी तरफ अजित पवार मौजूद थे। और जब ये सवाल आया कि आपका मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होगा, तो जो कहा देवेंद्र फडणवीस ने राजीव जी, बड़ी गोलमोल शब्दों वाली बात कही, और एक तरीके से ये कह दिया कि अभी तो चुनाव में तो जा रहे हैं, तो हमारा चेहरा चुनाव में जाने का तो एकनाथ शिंदे हैं, लेकिन अगर सरकार बनेगी तो संसदीय दल तय करेगा, यानी सरकार अगर बनेगी तो एकनाथ शिंदे चेहरा नहीं होंगे। ये एक तरीके से उन्होंने संकेत देने की कोशिश की, यानी कि टूटन साफ तौर पर एनडीए में चुनाव के जो मतलब शुरू हो गया है, उस समय भी दिखाई पड़ रही है कि देवेंद्र फडणवीस खुलकर नहीं कह पा रहे हैं कि हाँ हमारा चेहरा एकनाथ शिंदे ही है, और अगर सरकार बनेगी तो एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री बनेंगे। हालांकि एक तरीके से साल भर पहले जो एक देवेंद्र फडणवीस का एक बयान था, उसमें साफ तौर पे कहा था कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, वही मुख्यमंत्री बनेंगे अगर सरकार बनती। तो साल भर पहले की बात थी। तो इस साल भर में ऐसा क्या बदल गया? और जिस तरीके से जब ये कह रहे थे देवेंद्र फडणवीस, उस समय चेहरा जो था वो एकनाथ शिंदे और अजित पवार दोनों का देखने लायक था जी। तो हम लोग देखा उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस को, तो समझ में आता है कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, और इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ चुनाव लड़ने के लिए तैयार। जी, एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों के बीच फिर से मुकाबला इन दोनों राज्यों में, महाराष्ट्र और झारखंड में। और लेकिन महाराष्ट्र की स्थिति जरा और समझते हैं गहराई से। धनंजय जी, आपके जरिए, क्या मराठी अस्मिता और आरक्षण ये दो बहुत बड़ा मुद्दा रहने वाला है इन चुनावों में महाराष्ट्र में? ये दो तो रहने वाला है, लेकिन उसके अलावा भी मुद्दा है जी। एक बड़ा मुद्दा है, दलितों किसानों का भी मुद्दा है, आरक्षण तो मुद्दा है ही, उसके अलावा मराठी अस्मिता तो है ही, उसके अलावा मुद्दा है कि शरद पवार जी की पार्टी को जिस तरह से तोड़ा गया, खाली उनकी पार्टी नहीं टूटी, उनका घर भी तोड़ा गया। और आपको याद होगा कि अजित पवार जी ने कहा, अफसोस जताया कि बहन के खिलाफ जो है मेरी वाइफ को नहीं लड़ाया जाना चाहिए था, लेकिन लड़ाया गया क्योंकि पार्टी ने निर्णय लिया। हालांकि पार्टी बिना उनकी मर्जी के निर्णय कैसे ले लेगी। फिर जो उद्धव ठाकरे को जिस तरह से तोड़ा गया, और तोड़ने के बाद जो कुचक्र रचा गया कि उद्धव ठाकरे को लगभग मिट्टी में मिला देने की बात आई थी, उस समय याद होगा आपको। तो बीजेपी के बड़े नेताजी ने कहा कि हम जो है उद्धव ठाकरे की पार्टी को मिट्टी में मिला देना है, लेकिन लोकसभा चुनाव में मिट्टी में नहीं मिल सके। वो भी एक अस्मिता का सवाल है, मराठी अस्मिता भी है, और साथ साथ जो है हिंदुत्ववादी अस्मिता की भी बात है। और हिंदुत्ववादी अस्मिता है तो लोकसभा चुनाव में देखिए जो परिणाम आए, उसमें बीजेपी को फाइनली क्या हासिल हुआ। बीजेपी को 9 सीटें मिली, और 9 सीटों में संतोष करना पड़ा। 7 सीटें मिली शिंदे जी को, 9 सीटें तो शिवसेना को भी मिली। तो बीजेपी तो बड़ी दमदार पार्टी है, पूरे देश की पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। मोदी जी जो है देश के दुनिया के बड़े नेता हैं, बावजूद इसके उद्धव ठाकरे के बराबर आके खड़े होते हैं। इससे क्या समझ में आता है? इससे समझ में आता है कि महाराष्ट्र की जनता ने लोकसभा चुनाव में नकार दिया मोदी जी को, उनकी पार्टी को नकार दिया। कहाँ तो वादा था कि हम जो है ले आएंगे 40+ ले आएंगे, और वो जो है सिमट गए, 9, 8, 17 सीट पे आ गए। 31 सीटें जो है वो इंडिया गठबंधन के खाते में गई। और देखिए एक और बात है कि जो अगर उस आधार पे जो बढ़त मिली है जिस तरह से अन्य पार्टियों को, उसमें गौर करेंगे आप तो विदर्भ का जो इलाका है जहां 62 सीटें आती हैं, वहां कांग्रेस सबसे ताकतवर पार्टी के रूप में उभरी है। बीजेपी को मात्र जो है 62 में से 15 सीटें
और शिवसेना को 4 सीटें। शिवसेना मतलब शिवसेना शिंदे गुट, तो 15-4 19 सीटें उनको मिली। अब बताइए कि 62 सीटें में 19 सीट मिलती है विदर्भ क्षेत्र में बीजेपी और महायुति जो गठबंधन है उसको। फिर पश्चिम महाराष्ट्र में आइए तो पश्चिम महाराष्ट्र में जो है 70 सीटें आती है और उसमें 17 पर बीजेपी, 11 पर शिंदे गुट और 2 पे एनसीपी, तो 17, 11, 28 और 2 30 सीटें। बाकी जो है सीटें 10 कांग्रेस, 19 एनसीपी और 6 शिवसेना यूबीटी। यहाँ पे एनसीपी ताकतवर पार्टी के रूप में है पश्चिम महाराष्ट्र में, जो शरद पवार जी की पार्टी जी। वहां भी देखिए कि इस ज्यादा सीटें हैं इंडिया गठबंधन के पास। फिर उत्तरी महाराष्ट्र अगर आते हैं जहां 35 सीटें, वहां बीजेपी को 20 सीट, शिवसेना शिंदे गुट को 2 सीट, कांग्रेस, एनसीपी, शरद पवार और यूबीटी 5, 4, 9 और 4 13 सीट। उत्तरी महाराष्ट्र में थोड़ी कमजोर है इंडिया गठबंधन। फिर मराठवाड़ा की 46 सीटें अगर लेते हैं तो बीजेपी को 8 सीट और शिवसेना को 4 सीट, मानिए 12 सीट। 46 सीट में मात्र 12 सीटें इनके पास है। तो मराठवाड़ा में जो मराठों का इलाका माना जाता है और मराठा आरक्षण के लिए कितनी लड़ाई चल रही है आपको पता है। वहां पे कांग्रेस को 14, एनसीपी को 3 और शिवसेना यूबीटी को 15 है। यानी शिवसेना, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस दोनों मजबूत है मराठवाड़ा में। फिर ठाणे कोंकण इलाके में बीजेपी और शिवसेना को 19, बीजेपी को 11 सीटें, शिवसेना को 12 सीटें, एनसीपी को 4 सीटें। कांग्रेस को इसमें 0 मिली, एनसीपी शरद पवार को 2 सीटें मिली, यूबीटी को 9 सीटें मिली। ठाणे कोंकण का जो इलाका है ये यूबीटी को यहाँ नुकसान हुआ। शिवसेना चूंकि बढ़ी तो सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी डैमेज हुआ है तो शिवसेना को यही मिला डैमेज। अब विधानसभा चुनाव में स्थिति क्या होती है वो देखने वाली बात है। फिर जो है मुंबई रीजन में अगर ये जो आंकड़े आप बता रहे हैं 2019 के आंकड़े बता रहे हैं आप? नहीं, 2024 के लोकसभा चुनाव के आधार पर बता रहा हूँ। 2024 के लोकसभा चुनाव के आधार पर इतनी सीटें आ सकती हैं उस जीत ये और बढ़त वाली बात, ये बढ़त मैंने बेस बढ़त सीटों पर बढ़त है। मुंबई रीजन में वैसे ही देखिए को मात्र 9 सीट पे बढ़त है, शिवसेना को 7 सीट पे, एनसीपी अजित पवार को 0 सीट पे, कांग्रेस 5, एनसीपी शरद पवार को 0 और शिवसेना यूबीटी को 15 सीट, जो मुंबई रीजन है 36 विधानसभा सीट। तो 1-2 इलाके में बढ़त बना करके बीजेपी कैसे दम भरती है कि हम ले आएंगे। लेकिन एक बात है धनंजय जी, थोड़ा सा मैं डिफर करता हूं, क्योंकि जो लोकसभा के चुनाव होते हैं उसके मुद्दे कुछ और होते हैं, विधानसभा के चुनाव के मुद्दे कुछ और होते हैं। जो मैं भी कह रहा था, मराठी अस्मिता, मराठा आरक्षण, बेरोजगारी, महंगाई, अभी बाबा सिद्दीकी की हत्या और ऐसे बहुत सारे मुद्दे, लोकल मुद्दे, किसानों की बात और विदर्भ की बात आप करें। विदर्भ में नागपुर, अमरावती की तरफ जाएं आप तो, और फिर या मराठवाड़ा की तरफ जाएं या मुंबई कोंकण रीजन में आप जाएं या पश्चिमी महाराष्ट्र की आप बात कर रहे हैं। इन सब में अलग अलग जगहों पे अलग अलग मुद्दे हैं। इन मुद्दों के आधार पे बटा हुआ पूरा का पूरा चुनाव होगा ये दिखता है, क्योंकि 6 पार्ट में ऑलरेडी ये बटा हुआ है महाराष्ट्र अगर जोन वाइज, और कांग्रेस ने अपने ऑब्जर्वर्स को भी इसी हिसाब से बनाया है 5 पार्ट में बांटकर। तो यहाँ इसलिए ये मैं कह रहा हूँ क्योंकि लोकसभा का चुनाव जो है वो अलग है। लोकसभा के चुनाव में दिल्ली की कुर्सी दिखाई देती है, उस हिसाब से लोग वोट करते हैं। और लेकिन यहाँ जब महाराष्ट्र में इस बार की जो परिस्थिति है जिसमें महायुति के ऊपर इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ 31 सीटें इंडिया गठबंधन की हैं, बीजेपी 23 से 9 पे आ गई, शिवसेना शिंदे गुट 7 पे है। तो ये सब अगर देखा जाए तो उस हिसाब से थोड़ा सा अपना विश्लेषण कीजिए, बताइए कि अब जब अलग अलग। जी, मैं उसी पे आ रहा हूं। मैंने एक बेस बता दिया दर्शकों को। जी ठीक है जी। अब मैं आता हूं मूल मुद्दे पे। आपने बहुत सही कहा कि जो लोकसभा का चुनाव लड़ा गया वो राष्ट्रीय मुद्दों पे लड़ा गया, और उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा था। एक तरफ था मोदी जी थे, हिंदुत्व था, दूसरी तरफ संविधान था, आरक्षण था। अब जब रीजनल मुद्दे पे आते हैं तो देखिए बीजेपी रीजनल पार्टी नहीं है। रीजनल पार्टी शिवसेना है, उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी, रीजनल पार्टी एनसीपी है और रीजनल पार्टी शिंदे गुट है। ये 3 रीजनल पार्टियां हैं। बाकी रीजनल पार्टी छोटी छोटी पार्टियां हैं, वो कई पार्टियां जो है वो इंडिया गठबंधन के साथ है, कई थर्ड फ्रंट के तौर पे लड़ेगी, वो अलग कहानी। लेकिन ये जो पार्टी है उसमें से समाजवादी पार्टी को भी ऐड कीजिए। समाजवादी पार्टी भी एक रीजनल पार्टी है, 3-4 सीटों पर उसका भी प्रभुत्व है, असर है। अब उसमें आप समझिए
2 विधायक हैं समाजवादी हाँ, पार्टी पहले से विधायक है। अबू आसिम आजमी जो है अपना प्रभाव रखते हैं, खास करके मुंबई रेंज में जो है, मुंबई के आसपास और जो इलाके हैं वहां उनका प्रभाव है। तो वहां पे इंडिया गठबंधन में मुझे लगता है कि बुद्धिमत्ता होगी कि अखिलेश यादव को भी मंच पे लाया जाए और उनके साथ जो है एडजस्टमेंट किया जाए इंडिया गठबंधन के तौर पे। ये एक समझदारी वाली बात। फिर और जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, कुछ महाराष्ट्र के और लोकल के रीजन विशेष में अलग अलग इलाके में 2 विधानसभा, 1 विधानसभा, जिसको भी जोड़ने की बात की जा रही है। बेसिकली आर्किटेक्ट यहाँ शरद पवार है। फिर देखिए कि शरद पवार महाराष्ट्र के सबसे बड़े नेता के तौर पे उनकी प्रतिष्ठा दांव पे लगी है। मराठा के प्रतिष्ठित नेता है, किसानों के लिए बड़ी चर्चा उनकी होती, किसानों के लिए लगातार लड़ाई लड़ते हैं वो। और उसके अलावा जो यहाँ पे आरक्षण जो आपने बताया मुद्दा है, यहाँ किसान बड़ा मुद्दा है, ये भी आपने सही बताया। बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है यहाँ पे। अब एक मुद्दा जो बीजेपी के साथ जाता है वो हिंदुत्व का मुद्दा जाता है। अब हिंदुत्व के मुद्दे में अभी 2 भाग है। एक भाग है जो शिवसेना भी तो हिंदुत्ववादी पार्टी है, मराठी पार्टी है, हिंदुत्ववादी पार्टी है, दोनों पार्टी है। लेकिन बीजेपी के हिंदुत्व में और शिवसेना के हिंदुत्व में फर्क है, जो उद्धव ठाकरे ने लगातार बोला है, अपने भाषणों में कहा है, अपनी बातों में कहा है कि जो शिवसेना का हिंदुत्व है वो जो छत्रपति शिवाजी महाराज हैं उनका हिंदुत्व है, जहां पे मुसलमानों को भी उतना ही सम्मान है, जहां उस इलाके में रहने वाले तमाम नागरिकों को सम्मान है, जाति और धर्म के भेद से परे। दूसरी तरफ जो बीजेपी का जो हिंदुत्व है उसमें गोलवलकर का हिंदुत्व है, जिसमें सवर्ण आते हैं, उसमें भी श्रेष्ठतावाद है, कौन सवर्ण सबसे ऊंचा है, कौन पढ़ा लिखा सवर्ण है, और उसके बाद आता है कि किस तरह से केंद्र की शक्ति को इतना ताकतवर कर दिया जाए कि रीजनल सारी शक्तियां खत्म हो जाए। उसके अलावा मुस्लिम विरोध बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये तीनों बातों को किस तरह से प्रेजेंट किया जाता है चुनाव में, अभी तो बहुत अर्ली होगा, जब चुनाव प्रचार शुरू होगा तो रीजनल मुद्दे जिस तरह से उभर के आएंगे। और मुझे लगता है हिंदुत्व को लेकर के बड़ा एग्रेसिव नोट बीजेपी और शिवसेना दोनों, शिवसेना भी रखेगी। और शिवसेना के साथ ये भी कहा जा रहा है कि वो जो है उद्धव साहब जो है वो बाला साहब ठाकरे के बजाय पे अपने दादाजी पे ज्यादा जाते हैं। प्रबोधनकार ठाकरे जो है, जो सामाजिक न्याय की बात करते रहे, वो भी उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट था। वो मराठी अस्मिता की बात है, सामाजिक सुधार की बात है, वो तमाम चीजें जाकर के जुड़ती है उद्धव के साथ। उद्धव वो चेहरा बदल रहे हैं। उद्धव ने 2.5 साल शासन किया, उसमें अपना स्वरूप बदला और उद्धव की लोकप्रियता अलग है। फिर एक बात देख लीजिए कि जो महायुति है, जिसमें बीजेपी, अजीत पवार जी की पार्टी और शिंदे जी की पार्टी शामिल है, उसमें मुख्यमंत्री कौन अभी है? तो मुख्यमंत्री शिंदे साहब हैं। क्या शिंदे साहब आगे भी मुख्यमंत्री कंटिन्यू करेंगे? सवाल है ये। अब जो इधर अगर महागठबंधन में आते हैं, जिसको महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में कहा जाता है, तो उसमें कोई भी चेहरा नहीं है चीफ मिनिस्टर के तौर पे, किसी को चीफ मिनिस्टर के तौर पे नहीं देखा जा रहा है। और तीसरी बात कि जो हरियाणा में जो घटना हुई और जिस तरह से कांग्रेस को हार मिली, उसमें गुटबाजी भी बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर था। महाराष्ट्र में उस तरह से गुटबाजी नहीं है। ठीक है, राहुल जी ने कहा है कि सब आप तमाम गुटों को छोड़ करके या अपने सेल्फ ये को छोड़ करके आप सारी चीजों को, मतभेदों को भुला करके आइए और सब मिल करके हम चुनाव लड़ेंगे। वो सारी चीजें सही है, लेकिन यहाँ उस तरह की बातें हैं नहीं, क्योंकि 3 महत्वपूर्ण पार्टियां हैं और 2 रीजनल पार्टियां महागठबंधन में मजबूती है, दोनों मजबूत गठबंधन है। ये आप समझिए कि ये जो महाविकास आघाड़ी है उसका गठबंधन मजबूत है। और मुझे लगता है कि लोकसभा से ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस विधानसभा में होगा, अगर चुनाव आयोग ने बहुत ज्यादा परेशान नहीं किया तो। चलिए, ये जो आपने बाद में एक स्पेशल लाइन जोड़ा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जितने हमारे साथी, दर्शक साथी और जितने वोटर्स हैं, वो धीरे धीरे निराश हो रहे हैं कि वोट दे के आते हैं किसी और को, जीत कोई और जाता है। लेकिन शकील जी, ज़रा आपसे भी समझना चाहूँगा, मुद्दों की हम बात कर रहे हैं और तैयारियां क्या चल रही हैं इंडिया गठबंधन में, ज़रा ये बताइए। और क्या हरियाणा से कोई सबक लेते हुए कांग्रेस पार्टी खासकर इंडिया गठबंधन यहाँ दिखती है? सबक से मतलब ये नहीं कि वहाँ पर क्या हुआ, लेकिन इतना है कि अलर्टनेस जो होना चाहिए कि अब तो ये कहा जा रहा है, राजीव कुमार साहब कह रहे हैं कि 8:30 बजे से हमने काउंटिंग ही शुरू की। अब उन्होंने साफ साफ कह दिया कि आप लोगों ने गलत दिखाया है, एग्जिट पोल को सच साबित करने में आप लोग लगे रहे आधे घंटे तक। भाई रिजल्ट जब आएगा वो तो सबको पता चल जाएगा। और ये तो हम लोगों ने जून महीने में भी देख लिया था कि एग्जिट पोल आपके चैनलों ने क्या दिखाया था,
400 पार के नारे लगाए थे और वही दिखाने की कोशिश की आपने शुरुआत से लेकर के कई घंटे तक। तो उस पे न जाते हुए, चूंकि इस बार एग्जिट पोल सरकार बनाते हुए नहीं दिखा रहे थे, खासकर हरियाणा में, तो उससे शायद भड़के हुए हैं, ये तो साफ दिखता है। लेकिन चुनाव आयोग पे ऐसे सारे सवाल अगर खड़े होने लगे तो चुनाव की विश्वसनीयता तो खत्म हो ही जाती, डगमगा जाती है। और ऐसे में इंडिया गठबंधन को कितना आप यहाँ से मजबूती के साथ आगे बढ़ते हुए देखते हैं, महाराष्ट्र को लेकर के खासकर, या दोनों राज्यों के लिए देखिए, महाराष्ट्र और झारखंड दोनों के लिए, दोनों में इंडिया गठबंधन है। देखिए, अभी प्रेम कुमार जी ने जिस बात को पूरे आंकड़ों के साथ बताया, तथ्यों के साथ बताया, डाक मतपत्र और ईवीएम, वो हम कल यहां पे कह रहे थे। कल हमने अपने बात की शुरुआत ही यही से की थी कि हमने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कई बार देखा, वीडियो देखे उसके, और हम डाक मतपत्र का नाम राजीव कुमार जी से सुन नहीं पाए। वो कह रहा है कि 8:30 बजे से गिनती शुरू होती है। किसकी होती है, ईवीएम की या डाक मतपत्र की? उन्होंने कुछ क्लियर नहीं किया। वो एक भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। अभी प्रेम कुमार जी ने इसको अच्छी तरह समझाया, और जैसा कि प्रेम कुमार जी कह रहे हैं कि वो डिटेल के साथ इसमें सामने आएंगे, वो एक बहुत अच्छी बात होगी। तो ये जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे राजीव कुमार जी, यहां पे बहुत बुरी तरह एक्सपोज होने वाले हैं। अभी तक कल हमने कहा था कि कांग्रेस को और दूसरी पार्टियों को करना चाहिए, अब उन्होंने किया या नहीं किया हमें नहीं मालूम, लेकिन ये काम होगा। और इसमें ये बड़ी साफ बात है कि चुनाव आयुक्त ये क्यों नहीं कह रहे कि 8:30 बजे से हम जो गिनती शुरू करते हैं वो डाक मतपत्र की करते हैं या ईवीएम की करते हैं? किसकी करते हैं आप? आपके कहने का आशय यह था कि 8:30 बजे जो हमने गिनती शुरू करी वो जो है ईवीएम की करी, और डाक मतपत्र उससे पहले जो हो गए थे उसको भूल गए। और अभी जैसा कि प्रेम कुमार जी ने बताया कि अभी भी वो आंकड़े वहां मौजूद हैं कि डाक मतपत्र में 75 सीटों पे कांग्रेस को बढ़त मिल रही थी। ये सब क्लियर होगा। दूसरी बात, ये जो सुप्रीम कोर्ट की बात आपने बताई है कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ लोग गए हैं और वहां पे 20 सीटों पे दोबारा चुनाव कराने की मांग की है, तो देखिए हमें पता नहीं कि वो लोग कौन हैं और कौन उनके वकील हैं। कई बार क्या होता है, ये पहले भी कई बार हुआ है कि कुछ लोग अपने आप सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं और वहां पे ठीक से उस मामले की पैरवी नहीं करते हैं, डॉक्यूमेंट नहीं रखते हैं, और वह मामला वहां पे खारिज हो जाता है, और उसका नुकसान जो है, जो मूल पक्ष होता है उसको बाद में उठाना पड़ता है। कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि वो मामला तो आया था, उसमें कुछ नहीं था, हमने खारिज कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट तो बाद में कहता है, मीडिया उस मामले को उछाल के ये कहना शुरू कर देता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया सारे आरोप गलत थे। तो ये सावधानी बरतना पड़ेगी और इसमें बहुत एक्टिव होने की जरूरत होती है। कांग्रेस और विपक्षी दलों को उन्हें आज ही कुछ कहना चाहिए था, मालूम करना चाहिए था, या कल करें वो कि कौन लोग गए हैं। ये पहले कई बार हो चुका है, कई उदाहरण है, हम उसको बता भी सकते हैं कि वो लोग जाते हैं और वहां से मामला जो है वो उसको खारिज करवा के चले आते हैं, और मीडिया उछालने लगता है कि साहब वो तो कुछ है ही नहीं उसमें। तो ये मामला देखा जाना चाहिए। इसके अलावा जो अभी महाराष्ट्र की बात हो रही थी, देखिए वहां एक बात बड़ी क्लियर है कि लोकसभा चुनाव में जो स्थिति थी, अगर सिर्फ उसी के आधार पे हम विधानसभाओं को देखें कि जो 31 सीटें महाविकास अघाड़ी को मिली थी 48 में से, तो उसके हिसाब से विधानसभा में करीब 190 सीटें 288 में से महाविकास अघाड़ी को मिलेंगी। 190 सीटें, और ये लोकसभा के आधार पे है। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि लोकसभा का चुनाव अलग होता है, विधानसभा का अलग होता है, और ये बात बिल्कुल सही है कि लोकसभा के चुनाव में जहां आज मोदी खड़े हुए हैं, बीजेपी को थोड़ा सा फायदा होता है। विधानसभा के चुनाव में वो नहीं होने वाला, क्योंकि वहां एकनाथ शिंदे की सरकार है, वहां मोदी की सरकार नहीं है, और वहां पे जो है चुनाव उद्धव ठाकरे के खिलाफ है, जिस उद्धव ठाकरे के साथ एक सहानुभूति लहर है वहां पे। तो वो आंकड़ा अगर यही रहा, यही स्थितियां रही, तीनों मिलकर अच्छी तरह लड़े, तीनों के साथ और भी कोई एक छोटी मोटी पार्टी हो सकती है महाविकास अघाड़ी में, तो ये 190 से भी ऊपर आंकड़ा जा सकता है। महायुति की हालत महाराष्ट्र में अच्छी नहीं है, उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वहां पे।
तीनों के बीच में भी है। अजीत पवार बिल्कुल कंफर्टेबल वहां पे नहीं है। आप सोचिए कि खुद अजीत पवार का एक आदमी जो पूर्व मंत्री रहा हो वहां पे मार दिया जाता है। और कहां से मार दिया जाता है? जेल के अंदर से दिए हुए निर्देशों के मुताबिक। एक गैंगस्टर है जो गुजरात की जेल में बैठा हुआ है और वो ऑन कर रहा है कि हां मैंने या मेरे आदमियों ने एक हत्या करवाई। और कनाडा का तो हम सारे लोगों ने सुन ही लिया कि वहां की तो गवर्नमेंट बोल रही है उसी गैंगस्टर का नाम लेके लॉरेंस बिश्नोई का कि वो यहां पे ऑपरेट कर रहा है। तो ये 3 सरकार जो है ये कर क्या रही है? आपकी सरकार दिल्ली में, केंद्र में मतलब महाराष्ट्र में और गुजरात में ट्रिपल इंजन की सरकार और एक गैंगस्टर उसको चला रहा है। तो ये पूरे देश में बड़ी खतरनाक स्थिति बन रही है और विदेश में भी बन रही है। अभी तक तो हम जो है पाकिस्तान को झाड़ते रहते थे, उसके साथ हमारा विवाद होता था और हमारा हैंड हमेशा अपर हैंड रहता था। अब कहां कनाडा, हजारों किलोमीटर दूर, वहां से हम पर आरोप लग रहे हैं। आप जो है आसपास के जितने भी 10-11 कंट्री हैं हमारे आसपास के, वहां नहीं संभाल पाए इन 10 सालों में। छोटे छोटे कंट्री हमको आंख दिखाने लगे यहां पे, और वहां कनाडा। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनका असर महाराष्ट्र के और झारखंड के चुनाव में भी पड़ेगा। देखिए अभी तक जो है चीन के बारे में हमें मालूम पड़ रहा था कि अरुणाचल में बस्ती बसा रहा है वो। रोज खबरें आ रही थी, उपग्रह से फोटो आ रहे थे, अमेरिका बता रहा था। अब पेंगोंग में वहां के बस्ती के फोटो आ गए, लद्दाख में। और जो वांगचुक वहां से आए हुए हैं पैदल चलते हुए, उन्हें आपने गिरफ्तार कर रखा है। वो यही कहानी तो बताने आए थे कि भाई देखो लद्दाख में क्या हो रहा है। वो कौन सा राज्यसभा का टिकट मांगने आए थे किसी से कि मुझे राज्यसभा का टिकट दे दे कोई? वो यही तो कहानी बताने आए थे कि भाई लद्दाख को जो है पूरा स्टेट होल्ड दो आप। एक तो आपने अलग कर दिया, एक राज्य के 2 टुकड़े कर दिए, आधे अधूरे राज्य बना दिए। और वहां पे जो हो रहा है, चीन जो कर रहा है, वो तो देखो। उनका बड़ा सीधा सवाल था, उन्होंने पूछा प्रेस से कि मैं चीन का नागरिक हूं कि भारत का। पुलिस से पूछा उन्होंने कि मुझे बताइए, आपने मुझे गिरफ्तार करके रखा है, मैं कहां का नागरिक हूं? चीन के तो खिलाफ बोल रहे हैं वो, और आप उनके चीनी होने का आरोप लगा रहे हैं। तो पेंगोंग में बस्ती बहुत खतरनाक बात है। तो अब जो केंद्र सरकार है वो बहुत कमजोर केंद्र सरकार है, और इसीलिए आप देखिए कि बहराइच से लेके और सब जगह जो माहौल बनाया जा रहा है, जो दंगों की तरफ देश को ढकेला जा रहा है, जिस तरह सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को तेज और बहुत तेज किया जा रहा है, वो सब कोई अच्छी चीज नहीं है। मणिपुर का तो कोई नाम लेने वाला नहीं है कि मणिपुर में हो क्या रहा है। आज सब भूल गए मणिपुर को। तो किस तरह जला के छोड़ दिया आपने मणिपुर को। तो ये चीजें जो अभी 2024 का हमारा लोकसभा चुनाव हुआ था, उसमें इशू आए थे, और मोदी जी माने या न माने, लेकिन 240 पे वो रुके, और इसीलिए रुके वो, उन्हें पूर्ण बहुमत इसीलिए नहीं दिया गया। और नतीजा क्या हुआ कि आज जो है चंद्रबाबू नायडू से आप ईडी के केस वापस लेते हैं। जो उन्हें जेल में 6 महीने बंद रखा था, वो दिन लौटा दीजिए आप उनको। कौन लौटाएगा वो 6 महीने उनके? मतलब आप आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट को कहीं बोलना पड़ेगा। आज नहीं बोले, कल बोले वो कि आज चाहे जिसपे आप ईडी का मामला लगा देते हैं, सीबीआई का मामला लगा देते हैं, और कल जब वो आपके साथ आ जाता है तो आप उसको विड्रॉ कर लेते हैं। जाने कितने केस ऐसे विड्रॉ हुए, वो जिसे वॉशिंग मशीन कहा जाने लगा है आजकल, कि सब धोके रख देते हैं, सारे आरोप, सारी गंदगी धोके रख देते हैं किसी भी नेता पे, चाहे वो अजीत पवार क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, कितने नाम हैं। तो ये सारे इशू जो है ये विधानसभा में भी अब आएंगे, क्योंकि देखिए इशू जब आते हैं कि जब जो नेता होता है जिसने अपनी एक बड़ी ब्रांडिंग करी होती है कि 56 इंच की छाती है और मैं लाल आंखें करता हूं और मैं ये कर देता हूं, वो जब कमजोर दिखने लगता है, उनका जो सिक्योरिटी एडवाइजर होता है वो पुतिन के सामने बिल्कुल कुर्सी के कोने में बैठ के अपनी सफाई दे रहा होता है कि साहब यूक्रेन तो हम इसलिए गए थे और यूक्रेन में तो हमने ये कहा और वो कहा। कनाडा हमें आंखें दिखा रहा है, हमने कभी सोचा नहीं था कि ये भी हो सकता है। कनाडा भी एक छोटी कंट्री है और वहां से बहुत डॉलर आता था हिंदुस्तान में,
हमारी इकोनॉमी का बड़ा सहारा था कनाडा, वहां पे स्थितियों को संभाल नहीं पाए, हमारे आदमी जो है वहां पे गिरफ्तार हो रहे हैं, आप ठीक से जवाब नहीं दे पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि गैंगस्टर का नाम आ रहा है जो जेल में बंद है यहां पे, और उस गैंगस्टर को यहां पे जो भक्त लोग हैं, जो मीडिया लोग हैं, वो उसका महिमा मंडन कर रहे हैं, ग्लोरीफाई कर रहे हैं उसको। तो गैंगस्टर के सहारे अगर सरकारें चलाई जाएंगी तो फिर आप समझ सकते हैं क्या होगा। तो राजीव जी, ये जो महाराष्ट्र का चुनाव है, ये जो झारखंड का चुनाव है, अगर इंडिया गठबंधन ने छितरा लड़ लिया, सोच समझ के सीटों के बंटवारा कर लिया, तो यहां पे बीजेपी को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। जी जी, क्या प्रेम कुमार जी आपको भी ऐसा लगता है? जी बिल्कुल राजीव जी, झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जहां बीजेपी लंबे समय तक सत्ता में रही, और जेएमएम ने पिछली बार भी जब चुनाव जीता था तो मीडिया तो नहीं कह रही थी कि जेएमएम और कांग्रेस का गठबंधन जीतने वाला है, लेकिन बहुत कंफर्टेबल मेजॉरिटी आई, और उसके बाद ये गठबंधन सरकार बहुत आराम से चली है। कोई गठबंधन में ऐसी बात नहीं हुई है कि गठबंधन टूट जाए और घटक दलों में झगड़ा झंझट हो। यहाँ तक कि जब संकट की घड़ी आई, हेमंत सोरेन जेल गए, उस वक्त भी गठबंधन में स्ट्रांग रहा। इवन इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, उसमें सारी चीजें तय हुई कि ये फिर से हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बनेंगे। इंडिया गठबंधन में तय हुआ, जेएमएम की बैठक में तय नहीं हुआ था। तो ये बताता है कि घटक दलों में तालमेल रहा है। दूसरी बात है कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से रही है, वहाँ आरएसएस का भी एक प्रभाव है, शहरी क्षेत्रों में बीजेपी अच्छा परफॉर्म करती है। इसके बावजूद शहरी क्षेत्र ही तो पूरा झारखंड नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रभाव आदिवासी बहुल इलाकों में एकदम स्पष्ट है। जो कहीं भी अगर कोई दूसरा पक्ष है तो कांग्रेस है, जहां आदिवासियों के बीच कांग्रेस का प्रभाव है। तो कांग्रेस और जेएमएम को मिला देते हैं तो आदिवासियों के बीच आज भी प्रभाव के मामले में आप समझिए कि 80 और 20 का हिसाब किताब है। 20% भी बीजेपी के पास प्रभाव नहीं है आदिवासी वोटरों के बीच में, जहां तक इंडिया गठबंधन से मुकाबला है। लेकिन सीटें तो भाई जनसंख्या तो छितराई हुई होती है, ऐसा तो है नहीं कि कोई आदिवासी और गैर आदिवासी के हिसाब से चुनाव होते हैं। गैर आदिवासियों की संख्या ज्यादा है झारखंड में, ये भी सच है, आदिवासी कम है, ये भी सच है। लेकिन इस दौरान बीते समय में जो काम हेमंत सोरेन की सरकार ने किया है, महिलाओं को के लिए जो योजना शुरू की है, मैया योजना, वो योजना मैया योजना वर्डिंग जरूर मैया है, लेकिन उसका मतलब बेटी होता है। तो वो जो योजना शुरू की है, जिसके तहत सभी लड़कियों के अकाउंट में जा रहे हैं, मैं अमाउंट भूल रहा हूँ, शायद 1500 है या इस तरह से है, रुपए जा रहे हैं, जाने लगे, 2-3 महीना गए भी हैं, और 50 लाख से ज्यादा महिलाओं के अकाउंट्स में गए हैं। इसके जवाब में बीजेपी अभी फॉर्म भरवा रही है कि हमारी सरकार आएगी तो हम 2100 रुपया देंगे। तो हेमंत सोरेन ने कहा है कि दिसंबर में हम जो दे रहे हैं उसको 2500 करने जा रहे हैं। अगर ये सरकार हमारी आई तो हम दिसंबर में 2500 करेंगे। तो ये भी एक है जो लोक कल्याणकारी ऐलान होते हैं, उसमें भी चल रहा है। बीजेपी और कांग्रेस जेएमएम के बीच जो मुकाबला है, मुझे लगता है कि जेएमएम और कांग्रेस का जो गठबंधन है बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसको हराने में बीजेपी अभी मुश्किल हालात में है, लेकिन टक्कर होगी, अभी कह नहीं सकते। थोड़ा सा टिकटें तय हो, सीट बंटवारा तय हो, तब थोड़ा हम कंफर्टेबली कह सकते हैं। लेकिन जेएमएम के लिए हेमंत सोरेन के पक्ष में कम से कम एक माहौल है। और जो चंपई सोरेन को बीजेपी ने अपनी ओर किया है, तो आप ये समझिए एक ही इलाके से चंपई सोरेन, वो मधु कोड़ा, अर्जुन मुंडा जैसे 3, और रघुवर दास तो अब राज्यपाल हो गए, लेकिन फिर भी वो वहां खुरापात करने में छोड़ते नहीं, राजनीति में पूरी दखल देते हैं। तो 4-4 मुख्यमंत्री एक तरह से एक ही इलाके से, अगर बाबूलाल मरांडी को थोड़ा उधर से जोड़ ले तो 5 मुख्यमंत्री हो गए। तो इनके बीच तालमेल बिठाना भी बीजेपी के लिए आसान नहीं है।
और चंपाई सोरेन को लेकर के तो खास तौर से, चूंकि वो लंबे समय से बीजेपी विरोध की राजनीति करते रहे हैं, तो और मजदूरों के बीच में जो उनका काम काज रहा है जमशेदपुर और आसपास के इंडस्ट्रियल एरिया में, तो वहां वो भी उनका एक प्रभाव क्षेत्र था, लेकिन बीजेपी के खिलाफ काम करते हुए उनका था। तो उसको भी कैसे बीजेपी पचा पाएगी, कैसे एडजस्ट करेगी, वो बैकफायर तो नहीं करेगा, ये सारी चीजें भी देखने वाली बात होंगी। और हमें लगता है जेडीयू को 2 सीटें बीजेपी ने दी हैं। सरयू राय की सीट बदल दी गई है, जहां से रघुवर दास को उन्होंने हराया था, उसके बगल वाली जमशेदपुर पश्चिम की सीट दे दी गई है, जहां कांग्रेस जीती हुई है। वहां अक्सर बीजेपी कम्युनल आधार पर इलेक्शन लड़ती है, हिंदू मुस्लिम के आधार पर लड़ती है, जमशेदपुर पश्चिम का डेमोग्राफी जो है उस हिसाब से। तो लेकिन कांग्रेस जीतती रही है लगातार अभी पिछले 1-2 बार से। उससे पहले बीजेपी का वो गढ़ हुआ करता था, तो एक बार फिर से उसको अपने हासिल करने के लिए उन्होंने एक कार्ड खेला है कि सरयू राय को जमशेदपुर पश्चिम में भेजा है। तो इस तरह की चीजें होंगी, हो रही हैं। तो झारखंड में अभी सेना सजना बाकी है, तो थोड़ा समय लगेगा और स्पष्ट रूप से बोलने में। ये हम कह सकते हैं झारखंड का जहां तक सवाल है जी। इससे हट करके एक बात मैं थोड़ा और बोलना चाहता था, वो रह गया था, वो ये कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस सरकार में शामिल क्यों नहीं हुई, क्यों दूर रही, इसको लेकर के बहुत सारी बातें मीडिया सर्किल में चली, सुबह से मैं देखता रहा। वो ये कि कांग्रेस तो 6 ही सीट जीती हैं, 2 ही मंत्री बनेंगे, 2 मंत्री बनाएंगे तो 4 नाराज हो जाएंगे। इस झंझट में कांग्रेस ने सोचा चलो किसी को मत बनने दो, इसलिए सरकार से दूर हो गई। इस तरह की चीजें जो है मीडिया में चली हैं, लेकिन ये बातें जो सैद्धांतिक रूप से कांग्रेस ने अडॉप्ट की है वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत हाई मॉरल है। उसकी चर्चा जरूरी है कि वो संघर्ष जो जम्मू कश्मीर के लिए बहुत जरूरी है, वो है स्टेटहुड कैसे वापस मिलेगा। इस बात का वादा बीजेपी भी करती रही है, लेकिन वादा ही करती रही है। चुनाव से पहले कर देना चाहिए था, नहीं किया। चुनाव के बाद करना चाहिए, नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस ने उस नारे को लपक लिया है कि हम इसके लिए पूरा संघर्ष करेंगे, संसद में करेंगे, विधानसभा में जम्मू कश्मीर में करेंगे, सरकार भी उस दिशा में काम करेगी। यानी कांग्रेस को संघर्ष के साथ जोड़ने का उन्होंने प्रयास किया है। एक तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी सबक है कि 6 सीट 8 सीट जीत करके सरकार बनाने के सपने मत देखो, संघर्ष से जुड़ो और जो मूल काम है, उस जो पार्टी की लाइन है कि पार्टी कैसे स्टेट को स्टेटहुड मिले, उस संघर्ष के साथ अपने आप को जोड़ो। ये एक संकेत भी है पूरे देश में, संगठन को संकेत है कि हम केवल सत्ता के लिए राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम मुद्दे के लिए कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी आवश्यकता स्टेटहुड है। आज सरकार तो इंडिया गठबंधन की बन ही गई है, समर्थन जारी ही है, सरकार को कोई खतरा भी नहीं है, और खतरा होने पर तो हमेशा कांग्रेस खड़ी भी है। ये सारी चीजें साथ में लेकर के कांग्रेस ने एक स्टैंड लिया है। ये स्टैंड बहुत महत्वपूर्ण है। हमें लगता है कि मुद्दों से कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाला ये स्टैंड कांग्रेस के साथ में एक इम्पॉर्टेंट बात है। ये नई कांग्रेस बन रही है, उसका ये संकेत मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। चुनाव से पहले जब सीटों के बंटवारे की बात थी, तब भी कांग्रेस ने अपना एक स्टैंड लिया था और कांग्रेस ने वहां कुछ ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की थी। कांग्रेस ने 31 सीटों पे अपनी सहमति जता दी थी। 31-32 सीटें कांग्रेस लड़ी, 5 सीटों पर दोनों म्यूचुअल फाइट कर रहे थे, आपको पता होगा। 52 सीटें एनसी को दी गई थी। तो वहाँ भी कांग्रेस ने समझौता किया और पीछे रहकर इस मैदान में, यानी चुनावी मैदान में उतरना वहां पर वाजिब समझा कांग्रेस ने, और अभी भी वही दिखाई दे रहा है। सत्ता में बैठे हुए उमर अब्दुल्ला के लिए कांग्रेस की तरफ से पूरी तरह से मजबूती के साथ आज, क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने भी ट्वीट किया, राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया, और गर्मजोशी के साथ यहाँ एक नहीं बल्कि 3 बड़े नेता अगर पहुँचते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तो इसके बहुत मायने हैं। आप समझ सकते हैं जो बात यहाँ स्टैंडिंग ओवेशन जो मिला वो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि राहुल गांधी जब पहुंचते हैं तो सारे नेता कुर्सी छोड़कर खड़े होकर के उनसे मुलाकात करते हैं। ऐसा आम तौर पर अपोजिशन के लीडर के लिए, वो भी ऐसा नहीं कि बहुत सीनियर सिटीजन हो राहुल गांधी जिनके लिए सब खड़े हो गए, एक नेता का रियल मायने में सम्मान होता दिखा। ये एक बात जोड़ना जरूरी लगता है।
बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कह रहे हैं आप। और ये सिर्फ उस बंद कमरे में, उस हॉल की बात नहीं, अगर बाहर भी आप देखें जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर का जो एरिया है उसमें, तो राहुल गांधी को लेकर वहाँ के युवाओं में, वहाँ के लोगों में, बुजुर्गों में, सब में एक अलग उत्साह का आलम दिखाई देता है। जम्मू कश्मीर की बात। और जब हम आगे बढ़ते हैं, महाराष्ट्र और झारखंड की तरफ आते हैं, तो क्या यहाँ होने जा रहा है? अभी हमारे दो साथियों की बात महाराष्ट्र और झारखंड की, दो नहीं बल्कि तीन, धनंजय जी से हमने शुरुआत की थी, तीन साथियों की बात आपने महाराष्ट्र झारखंड की सुनी। अब जल्दी से आना चाहता हूँ हेमंत जी, झारखंड बिल्कुल बगल में है, क्या कुछ आपको दिखाई देता है झारखंड की राजनीति में? हेमंत जी। जी आवाज नहीं आ रही हेमंत जी की, अनम्यूट कीजिए हेमंत जी। जी राजीव जी, झारखंड में जो आदिवासी बहुल जो 16 सीटें हैं, उन सीटों पर को लेकर के महागठबंधन की जो पार्टियां हैं वो निश्चित रूप से उस पर काफी चर्चा उस पर हो रही है, क्योंकि वो एक तरह से वो बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए है कि उससे पूरे झारखंड की राजनीति को एक दिशा मिलती है। तो उस पर ज्यादा ये लोग फोकस कर रहे हैं। और उस जो वहाँ से जो लोकल रिपोर्ट है, जो कुछ लोगों से मेरी बात हुई है, तो उससे ये कि उसको उन 16 सीटों पर ज्यादा तवज्जो इन लोगों को देना है और उससे एक मोमेंटम मिलता है, क्योंकि आदिवासी अस्मिता का सवाल निश्चित रूप से इस बार चुनाव का एक मुद्दा है। हेमंत सोरेन को लेकर के, हेमंत सोरेन को जिस तरह से जेल भेजा गया था और उनको जिस तरह से तंग तबाह करने की कोशिश हुई थी, तो ये एक मुद्दा उसमें बन रहा है। और जो सरयू राय वाली जो बात अभी जो है, उसमें सरयू राय ने पिछली बार उनको रघुवर दास को हराया था, तो इस बार वो बीजेपी के साथ तालमेल हो गया हुआ है। तो सरयू राय जेडीयू की तरफ से हैं, तो वो उन लोगों की कोशिश है कि वहां पर उस इलाके को पूरी तरह से, क्योंकि सरयू राय का वहां पर जो कामकाज है वो बिल्कुल जो खास करके आदिवासियों के बीच में, और तो उनकी जो पूरी जो छवि है, वह छवि वहां पर पूरी तरह से कैसे गोलबंदी की जाती है सांप्रदायिक आधार पर, इसमें सरयू राय वहाँ उस इलाके में सबसे माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। तो सरयू राय को ये जिम्मेवारी वहां पर मिली है। लेकिन वहां पर एक जो महत्वपूर्ण जो बात है, जो पहले हम लोग जो चर्चा जिस पर किए थे कि इस बार अलायंस में जो लेफ्ट का जो एक प्रेजेंस है, और खास करके वहां पर जो CPIML के साथ जो वो एक पार्टी का जो विलय वहां पर हुआ, उसकी वजह से मुझे लगता है कि थोड़ा उसको और लेफ्ट को थोड़ा और मजबूती वहां पर मिली है। तो लेफ्ट अगर वहां पर मजबूत एसर्ट करता है मजबूती से, तो वहाँ ये महागठबंधन के लिए मुझे लगता है कि ज्यादा वो फायदेमंद हो सकता है लेफ्ट का वहाँ एसर्शन जो है। और शायद लेफ्ट को सीटें भी ये लोग इस बार ज्यादा देंगे। एक ही विधायक है उनके, विनोद सिंह वहाँ पर, तो इस बार सीटें भी बढ़ाएंगे वहाँ पर। एक बात जो शायद मैं चर्चा करना चाहता हूँ, जो कॉन्टेक्स्ट से तो अलग है, लेकिन वो ये है कि कर्नाटक हाई कोर्ट के एक जस्टिस हैं नाग प्रसन्ना, उन्होंने कहा है कि ये मस्जिद में घुस करके नारे लगाना और मुसलमानों को गाली देने से किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं होता है। तो ये बात इसको कॉन्टेक्स्ट से अगर जोड़ करके देखेंगे, तो पूरा जो माहौल जो क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कैसे ये चाहते हैं कि चीजों को कम्युनली चार्ज रखा जाए और फोकस्ड किया जाए एंटी मुस्लिम पोलराइजेशन पर, और इसको केंद्रीय विषय बनाकर रखा जाए। जैसे कि गिरिराज सिंह यात्रा पर निकल रहे हैं, कोई जज इस तरह की बात कर रहा है कि मस्जिद में घुस करके और मुसलमानों को गाली देने में किसी कानून का उल्लंघन नहीं होता है। तो ये बीजेपी, भले ही इंडिया अलायंस के लिए लोकतंत्र, संविधान, महंगाई, बेरोजगारी का सवाल है, लेकिन एनडीए के लिए, बीजेपी के लिए सवाल उसके लिए कम्युनली कितना सोसाइटी को चार्ज रखा जाए और कितना अधिक पोलराइज किया जाए। तो ये एक सेंट्रल इशू इनका है, और उसको किसी न किसी रूप में सत्ता प्रतिष्ठान से, चाहे जो प्राधिकार है अलग अलग, चाहे जुडिशियरी हो या दूसरा धरा हो, वो उसमें से इस तरह की आवाजें आती रहती है जो बीजेपी को एक तरह से और आरएसएस को। अभी एक जो रिपोर्ट ये केरल वाला जो मामला है, जिसमें वहाँ के एडीजीपी
अजीत कुमार के खिलाफ जो जांच चल रही थी, जिसमें ये रिपोर्ट आई है, जो वहाँ रिपोर्ट ये टीम बनी थी, उस टीम ने रिपोर्ट किया कि राम माधव और होसबोले से इनकी मुलाकात हुई थी और उन्होंने कबूल किया कि हाँ हम मिले थे, और उन्होंने अपने आप को, उनके पास बचाव में कुछ कहने के लिए नहीं था कि आप क्यों मिले वहाँ पर। तो जो एक तरह से हायर जुडिशियरी, पुलिस के हायर ऑफिशियल्स का इस्तेमाल कैसे होता है, तो ये चीजें जो है चुनाव से इसको आप काट करके नहीं देख सकते हैं। चुनाव में जो अलग से, जो पर्दे के पीछे से जो चीजें काम करती है, उन चीजों पर भी इंडिया अलायंस को इन चीजों को मुद्दा बनाना चाहिए। जैसे कि अजीत कुमार वाला बहुत बड़ा मसला है, और ये नागप्रसन्ना वाला भी बड़ा मसला है। तो ये है कि जो आरएसएस पर में ये जो छूट दी गई है कि आप कोई भी ऑफिशियल आरएसएस की बैठकों में जा सकता है और उसमें शामिल हो सकता है, तो उसको आप जोड़कर देखिए कि कैसे एक आईपीएस अफसर, जो सीनियर आईपीएस अफसर है, वो प्राइवेट मुलाकात करते हैं, अपनी गाड़ी छोड़ देते हैं रास्ते में और एक प्राइवेट गाड़ी से जाते हैं और जस्टिफाई करते हैं कि मैं तो ऐसे लोगों से मिलता जुलता रहता हूँ अपनी। लेकिन जब हमसे पूछा गया कि आखिरकार ये कौन सी मीटिंग थी, क्योंकि कोई फैमिली वहाँ पर ये इवेंट तो था नहीं, तो उसका जवाब उनके पास नहीं था। तो ये एक जो मैं इसलिए इसकी चर्चा कर रहा हूँ कि इस बीजेपी इन चीजों का कैसे इस्तेमाल करती है, और उसका चुनाव में उसका बहुत फायदा उसको मिलता है कि जब इस तरह के ऑफिशियल्स को, हायर जुडिशियरी के लोगों को, बड़े लोगों को अपने साथ ला करके, और ये एक बड़ा ट्रेंड दिख रहा है पूरे देश भर में, ये एक बड़ा खतरा है। और इसको सामने लेकर के मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस को इन सब चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। जी बिल्कुल। लेकिन महाराष्ट्र में क्या ट्रेंड दिखाई दे रहा है? महाराष्ट्र का चुनाव, उसको लेकर दिल्ली और बाकी जगहों पे हम लोग बैठे, और लोकसभा चुनाव के नतीजों के आधार पे हम ये तो कह रहे हैं कि वहाँ पे महाविकास आघाड़ी आगे है, लेकिन क्या सचमुच धनंजय जी आगे है? आपको भी लगता है? उन आंकड़ों को छोड़ दीजिए, लोकसभा चुनाव के आंकड़ों को थोड़ी देर के लिए। जी देखिए, आंकड़े छोड़ दीजिए, ठीक है छोड़ दिया, लेकिन आंकड़े के अलावा जो बीजेपी कह रही है, जो सरकार यहाँ है महाराष्ट्र में, सरकार महायुति की, वो क्या कह रही है? वो कह रही है कि लाडली बहना हमारी बड़ी महत्वपूर्ण योजना है। तो आप 1,500 प्रति महीना देकर के आप वोट लेना चाह रहे हो। इतने दिन जो आपने शासन किया वो कहीं उसकी चर्चा नहीं कर रहे हो कि आपने क्या क्या किया। छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति टूट के गिर गई, भ्रष्टाचार आपका सबसे बड़ा मुद्दा था, और सबसे ज्यादा डैमेजिंग महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार के लिए भ्रष्टाचार है। एक ये भी देख लीजिए कि जिस तरह से भ्रष्टाचार को लेकर के कांग्रेस पे आरोप लगाते रहे नरेंद्र मोदी जी, किस किस को अंदर किया भ्रष्टाचार के मामले में 10-11 सालों में। फिर देखिए कि जिनको आपने अंदर किया ईडी सीबीआई को लगा करके, सब एक करके दे जा रहे हैं। लास्ट आपने चंद्रबाबू नायडू के साथ जो डील किया और उनको ही मुक्त कर दिया कि भाई आपके खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है, तो क्या महाराष्ट्र की जनता वो नहीं देख रही है? वो भी देख रही है। फिर जिस तरह से महंगाई, देखिए आप जानते होंगे इस बात को कि मुंबई सबसे महंगा शहर है एशिया का। अब इतनी महंगाई की मार जो है कौन सबसे ज्यादा झेल रहा है? ये मुंबई में खाली महंगाई नहीं है ना, पूरे महाराष्ट्र में महंगाई, किसानों के साथ जो स्थिति है। तो वस्तु स्थिति अब एक और ये बनता है कि क्या ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करेंगे? सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का कितना असर होगा? बिहार में जो गिरिराज सिंह कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है, यहाँ पे जिस तरह से होता रहा, कई कोल्हापुर और कई अलग अलग इलाकों में हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की गई, वो कितना काम करता है? वो प्रयास तो वही कर रहे हैं, बाकी तो कोई उनके पास मुद्दा नहीं है। तो मुझे लगता है यहाँ पे मुझे तो दिख रहा है कि बीजेपी का जो धड़ा है वो कमजोर है, लोग उसके फेवर में नहीं है। अब बाकी फिर मैं बार बार वही दोहरा देता हूं, चूंकि आप मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है बचने का कि भाई अब चुनाव आयोग कुछ कर लेता है तो हम क्या करें, हरियाणा हो जाता है तो मैं क्या करूं। लेकिन आम आदमी तो नाराज है, वो हर तरफ दिखाई पड़ता है। रेलवे, आप ट्रेन में जाइए, आप बस में जाइए, आप सड़कों पे घूमिए उतरिए, हर कोई परेशान है। मोदी जी की छवि लगातार इसीलिए गिरती जा रही है, इसीलिए गिरी है। और वो असर कौन सा मुद्दा है, कोई मुझे बताइए कि कौन सा मुद्दा है जिसके लिए बीजेपी को वोट दिया जाए, ये बतलाइए मुझे। हिंदू मुसलमान छोड़ दिया जाए कुछ तो। जी
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और जब अभी आप मुद्दे गिना रहे थे महाराष्ट्र के, तो वैसे ही उसी वक्त मुझे हरियाणा के मुद्दे याद आ रहे थे। महिला पहलवानों की बात हम करते रहे, किसानों के आंदोलन की बात करते रहे, अग्निवीरों की बात हम करते रहे, भ्रष्टाचार की बात करते रहे, बेरोजगारी की बात करते रहे, युवा नशे की लत में की गिरफ्त में जा रहे हैं उसकी बात हम करते रहे। ये तमाम बातें हम करते रहे, लेकिन रिजल्ट क्या आया ये आप लोगों ने देख लिया। उसके बाद फिर हमारे कई साथी निराश हो जाते हैं, कहते हैं कि आप कितनी भी बात कर लीजिए, कितना भी विश्लेषण कर लीजिए, और जीत के तो मोदी जी आ जाते हैं, उनकी पार्टी आ जाती है। जब यहाँ आते हैं तो सारे के सारे विश्लेषण फिर किनारे रह जाते हैं और फिर कहते हैं कि ईसी यानी इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग, बीजेपी, ईडी, सीबीआई यानी जांच एजेंसियां सब मिलकर चुनाव लड़ें तो विपक्ष क्या करे। ये बात भी होती है। तो ये अब विपक्ष को भी सोचना होगा कि इन चुनौतियों का सामना कैसे करें। देश ही नहीं बल्कि दुनिया में समय समय पर ऐसी चुनौतियां आती हैं और विपक्षी दल मिलकर ऐसी चुनौतियों का सामना करते रहे भी हैं। ऐसा नहीं है, इतिहास गवाह है, बहुत सारी ऐसी चुनौतियां आई हैं जिसका बहुत मजबूती के साथ वहाँ मुकाबला किया गया है और जीतकर विपक्षी दल यानी ऐसे मुकाबले में विपक्षी दल की जीत हुई है। क्या आने वाले समय में इंडिया गठबंधन इन चुनौतियों के सामने विजय पताका लहरा पाएगा? ये एक बड़ा सवाल है और इसके लिए बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। आज जो तस्वीरें ऊपर से यानी जम्मू कश्मीर से दिखाई दे रही थी, वो तस्वीरें आज से ठीक लगभग 35 दिन बाद महाराष्ट्र में और उसके बाद झारखंड में, दोनों जगह हम देखेंगे। आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इससे पहले बहुत कुछ है ग्राउंड से भी और बहुत कुछ इधर स्टूडियो से भी। हमारे तमाम साथी अपनी अपनी बात रखेंगे, तो बहुत कुछ हमारे साथ आप जुड़िए, बहुत कुछ देखने सुनने के लिए, और पल पल की रिपोर्ट ही नहीं, धरातल पर चल क्या रहा है इसको जानने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ धनंजय जी आपके विश्लेषण के लिए। बहुत